ये कहानी मुफैन नाम के एक बंदे की जो कि गलती से पहुंच जाता है एक मॉन्स्टर्स और मैजिक की भरी दुनिया के अंदर। वह दुनिया एक पैरेलल वर्ल्ड होती है, यानी सेम हमारी दुनिया की तरह ही होती है, लेकिन वहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है, साइंस नहीं। और मुफैन केवल साइंस के बारे में जानता है, मैजिक के बारे में नहीं, इसीलिए वहाँ पर सबसे वीकेस्ट और लूजर माना जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब वह अपनी पावर्स को वॉक इन करता है। सभी लोग एक पावर को वॉक इन करते हैं, लेकिन वह सीक्रेटली दो पावर को वॉक इन कर लेता है, लेकिन इस चीज़ को वह छुपा कर रखता है और सबको शो करता है कि वह कितना ज़्यादा वीक है। और लोग उसका मजाक भी बनाते रहते हैं कि हाई लेवल की पावर मिल गई तो क्या हुआ, है तो वह लूजर का लूजर ही। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब वह अपनी असली पावर को लोगों के सामने लेकर आता है और लोग शॉक्ड जाते हैं। और जब मॉन्स्टर्स का पूरा ग्रुप आकर उस शहर पर अटैक कर देता है, तब वह दिखाता है कि वह कितने ज़्यादा अच्छी सी पावर की यूज करना जानता है। पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और सभी लोगों से बदला भी लेता है जो लोग उसकी फैमिली को ह्यूमिलेट करते थे। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर इस सीरीज के अंदर किस तरह के ट्विस्ट आते हैं। और एक मेरी फेवरेट स्टोरी है, मैं भी इस वर्ल्ड में ऐसे में जाना चाहूँगा, लेकिन इतने मोटर से डर लगता है भाई, तो मुझे यहीं से ठीक है, लेकिन तुम अपना जरूर बता देना। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फैनमो चीन का एक साधारण हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो अपने परिवार की पुअर इकोनॉमिक कंडीशन के कारण चैलेंजेस का सामना कर रहा है। उसके पिता दिन रात बिना रुके ड्राइविंग करते हैं और उसकी एक हैंडीकैप्ड स्टेप सिस्टर भी है जो रोजमर्रा के कामों के लिए पूरी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट है। एक शाम जब वो अपने गले में फैमिली एयरलूम लटकाए सो जाता है तो वो मैजिक और मिथिकल क्रीचर से भरी एक इंचेंटिंग दुनिया में खिंचा चला जाता है। इस एक्साइटिंग नई दुनिया में भी उसकी लाइफ स्टोरी वही है। घर में पॉवर्टी, एक पिता जो घर का चूल्हा जलाने के लिए स्ट्रगल करता है और एक स्टेप सिस्टर जिसका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। मैजिक हाई स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम के दौरान फैनमो ने अपनी परीक्षा जल्दी दे दी। मैजिशियन बनने के लिए 9 साल की पढ़ाई सिर्फ 3 महीनों में पूरी करने के बाद मैजिकल नॉलेज की कमी से व्याकुल होकर इस एग्जाम में पास होना जरूरी है, जो सेरेमनी के दौरान किसी की मैजिकल एबिलिटीज को उजागर करने का पहला स्टेप है। इसी बीच उसके क्लासमेट्स अपनी डिजायर्ड मैजिकल पावर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और बाईमू की तलाश में है, जो कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने प्रेस्टिजियस फैमिली से पावरफुल आइस मैजिक इनहेरिट कर सकता है। फैनमो अपने पिता के पास जाता है जो उसका स्कूल के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो उससे पूछता है कि एग्जाम कैसा रहा, लेकिन फैनमो को कुछ भी कहने में शर्म आती है। उसकी साइलेंस को समझते हुए उसके पिता उसे वरी ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें एक पड़ोसी शहर में ड्राइवर की अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई है। फैनमो अपने पिता से विनती करता है कि उसे विजार्ड बनने का एक और मौका दे जिसका सब रिस्पेक्ट करें। वो इस मैजिकल वर्ल्ड में हार कर भी नहीं रहना चाहता। उसके पिता उसकी डिटर्मिनेशन को भांप लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो सचमुच कुछ करने को तैयार है तो वे ज़रूर कुछ सोचेंगे, और वे दोनों घर वापस चल पड़ते हैं। अगले दिन वो और उसका दोस्त स्कूल से साथ साथ लौटते हैं। फ्रेंड उसे बताता है कि निंजुमू उस मॉर्निंग कैपिटल से वापस आ गई थी और वो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फैनमो उसे इग्नोर कर देता है और कोई रिप्लाई नहीं देता। वो देखता है कि उसके पिता मिस्टर मू नाम के एक एरोगेंट आदमी से बात कर रहे हैं जिसके लिए वो सालों से ड्राइवर का काम कर रहे हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वे अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके फैनमो को मैजिक सीनियर हाई स्कूल में एडमिशन दिला दें। मिस्टर मू उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुफैन ना सिर्फ एग्जाम में फेल हुआ, बल्कि उसने एक बार उनकी बेटी जो मू फैमिली की एयर है उसके साथ भागने की भी कोशिश की थी। उसके बेटा पीछे नहीं हटते और कहते हैं कि अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के बदले में वो कुछ भी करने को तैयार हैं। मिस्टर मू उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, बशर्ते वे अपना घर उन्हें मॉर्टगेज रख दें, और उसके पिता भी मान जाते हैं। उस रात बाद में पिता फैनमो को बताते हैं कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड जो मैजिक जूनियर हाई स्कूल का डायरेक्टर है उससे बात करके उसका एडमिशन स्कूल में करवाया है। वो ये भी कहते हैं कि वे घर रेंट पर दे देंगे क्योंकि वो और उसकी सिस्टर पूरे समय स्कूल में ही रहेंगे, और वैसे भी उनके पिता हमेशा अपनी ड्राइविंग जॉब पर बाहर रहते हैं। फैन प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन पावरफुल मैजिशियन बनेगा और रात में अपना होमवर्क करते हुए अपने परिवार को हैप्पी और रिच बनाएगा। उसे वो समय याद आता है जब निंजू मू ने उससे घर से ले जाने का रिक्वेस्ट किया था। वे दोनों साथ भाग गए थे लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाए और पकड़े गए। उसके बाद मिस्टर मू ने अपने गैंग के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर फैनमो और उनके पिता को उस पावरफुल फैमिली की एयर के साथ भागने की कोशिश करने के लिए बीट किया। उन्हें आज भी याद है कि कैसे मिस्टर मू ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनकी बेटी को फिर कभी देखा तो वे उनके दोनों पैर तोड़ देंगे। मैजिकल अवेकनिंग सेरेमनी का दिन जब सभी स्टूडेंट्स अपनी मैजिकल टैलेंट को अवेकन करते हैं और अंततः मैजिशियन बनने की राह पर चल पड़ते हैं। शक्ति जागृत होने पर सभी को एक बैज मिलता है जिस पर एक यूनिक सिंबल अंकित होगा, साथ ही 7 स्टार्स भी। आमतौर पर शुरुआत में 7 स्टार्स डार्क होते हैं, जिसका मतलब है कि व्यक्ति अभी शुरुआत कर रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति स्ट्रांग होता जाएगा स्टार्स एक एक करके शाइन करने लगेंगे। एग्जाम में टॉपर बनने के बाद बाईमू सबसे पहले जाता है और अपने टैलेंट को अवेकन करने के लिए क्लास के सामने एक क्रिस्टल बॉल को टच करता है। जैसे कि उम्मीद थी उसे भी अपने फैमिली के सभी मेंबर्स की तरह आइस टैलेंट मिल जाती है। यहाँ तक कि उसका एक स्टार भी शाइन कर रहा है जो दिखाता है कि वो पहले से ही एक नॉर्मल बिगिनर से ज़्यादा स्किल्ड है। फैनमो सबसे आखिर में जाता है और जब वो क्रिस्टल बॉल के पास पहुंचता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो उस पर हाथ रखता है तो कुछ नहीं होता, जिससे सब हंसने लगते हैं। वो एक बार फिर से नए सिरे से फोकस करके कोशिश करता है। इसी दौरान क्रिस्टल बॉल से एक चमकदार पर्पल लाइट निकलती है। हर कोई, यहाँ तक कि दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी पर्पल लाइट देखे बिना उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं।
पर्पल कलर थंडर एलिमेंट का सिंबल है, जो दुनिया का सबसे रेयर और पावरफुल एलिमेंट है। फैनमो स्टंड अवस्था में आ जाता है और काफ़ी देर तक बॉल पर हाथ रखे खड़ा रहता है। क्लास से बाहर भी नहीं निकला था कि उसे होश आ गया और उसने देखा कि बॉल अब रेड हो गई है। फैनमो को रियलाइज़ होता है कि उसने एक नहीं बल्कि 2 सबसे पावरफुल एलिमेंट्स को अवेकन किया है, लेकिन किसी कारण से उसके क्लासमेट्स को याद नहीं कि उसने थंडर टैलेंट हासिल करते हुए देखा था। वो अपनी नई टैलेंट से अपने क्लासमेट्स को रॉन्ग साबित करने के लिए बेताब है। अवेकनिंग के 2 महीने बीत जाते हैं और उनके मेंटोर मैजिकल रिलीज की प्रोसेस पूरी करने का तरीका बताते हैं। इसका उद्देश्य सभी के स्पिरिचुअल यूनिवर्स में घूम रहे 7 इरेगुलर स्टार्स को कंट्रोल करना है और इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करके उन्हें स्टेबल ऑर्बिट में अलाइन करना है। इन सेलेस्टियल बॉडीज को सक्सेसफुली स्टेबलाइज करने से प्रैक्टिशनर को मैजिकल पावर्स मिलती हैं। बाइमो क्लास में सबसे आगे है और पहले से ही 5 स्टार्स को स्किलफुली कंट्रोल कर रहा है। इसी बीच फैनमो काफ़ी पीछे और अपनी फायर टैलेंट से जुड़ा सिर्फ 1 ही स्टार हासिल कर पा रहा है। क्लास के बाद वो इधर उधर घूमता रहता है और अपने हॉस्टल क्लासमेट्स के बारे में सोचता है। उसे इस बात से इरिटेशन होती है कि कोई भी उसकी रोरिंग टैलेंट से 6 स्टार्स को कंट्रोल करने की उसकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। फिर भी इल्यूसिव 7 स्टार लगातार उसे फेल करता रहता है। उसकी थंडर पावर्स को उसकी रीच से दूर रखता है। जैसे ही वो भटकता है, उसकी नज़र अपनी छोटी सिस्टर जेंगशिया पर पड़ती है, जो पार्क में स्विंग पर फंसी हुई है और उसकी व्हील चेयर लोकल ट्रबल मेकर्स ने स्टील कर ली है। लीडर उसे पसंद करता है, लेकिन चूंकि वो उसकी लव रेस में नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि जब तक वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं हो जाती, तब तक उसकी व्हीलचेयर लेकर उसे ब्लैकमेल करना एक अच्छा आइडिया है। फ्यूरियस होकर फैन उनसे अपनी व्हीलचेयर वापस देने को कहता है, लेकिन वे फाइट करने लगते हैं। अपनी सिस्टर के सम्मान के लिए लड़ने को तैयार वो अपनी पूरी व्हील पावर को अपनी थंडर टैलेंट के स्टार्स को अलाइन करने में लगा देता है। वो अपनी पहली थंडर एबिलिटी रात का प्रकोप को सक्सेसफुली अनलॉक करता है और लीडर को बिजली से स्ट्राइक कर देता है। ये जानने के बाद कि वो मैजिशियन है, बाकी लोग उससे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। जाने के बाद वो व्हीलचेयर झैंगी-शाह को लौटा देता है और वो उसे बताती है कि उसे कितना प्राउड है कि वो मैजिक कर सकता है। घर लौटकर फैन नहाने के समय अपने फायर स्टार्स को अलाइन करने का प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसे फाइनल एग्जाम पास करने की बहुत जरूरत है। उसके पिता पड़ोसी शहर में ड्राइवर की जॉब करके एक बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, क्योंकि आसपास के शहरों में अक्सर मॉन्स्टर्स के अटैक्स होते हैं। ऐसी स्थिति में उसके पिता हेल्पलेस हो जाएंगे, क्योंकि वो एक सिंपल नॉन मैजिकल व्यक्ति है। जेंगशिया उससे पूछती है कि उसने इतनी जल्दी फायर रात का प्रयोग कैसे सीख लिया। उसे डाउट है कि वो ब्लैक क्यूरिया में शामिल हो गया है, एक कल्ट जो लोगों को अपने स्किल्स में तेजी से मैस्टरी हासिल करने में हेल्प करता है। वो उसे कन्विंस करता है कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसने प्राइवेटली बहुत प्रैक्टिस किया था। उसके जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो अभी लोगों को अपनी थंडर पावर नहीं दिखा सकता, क्योंकि इससे सस्पिशन पैदा होगा। फाइनल एग्जाम से पहले अपनी फायर टैलेंट में मास्टरी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए थंडर टैलेंट ही उसका ट्रम्प कार्ड साबित होगा। एक दिन एक नई प्रैक्टिकल मैजिक टीचर क्लास में आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। यूटैंग एक फायर टैलेंट वाली मेज है और सभी बॉयज तुरंत उसके लुक्स और अद्भुत एबिलिटीज के दीवाने हो जाते हैं। फैनमो को भी उसकी फायर बर्स्ट आर्ट देखकर नई इंस्पिरेशन मिलती है। हालांकि जहां फैनमो अपना सारा समय अपने स्किल को पॉलिश करने और अपनी क्लासेस में धीरे धीरे इंप्रूव करने में लगा देता है, वहीं बाइमो और मिस्टर मू उसे कार्टून विलन्स की तरह फेल करने के तरीके ढूंढते हैं। वो अभी भी उसके भागने से नाराज हैं और इस इंसिडेंट के लिए उसकी लाइफ रुइन करना चाहते हैं। मिस्टर मू एक ब्लैक स्टोन का यूज करके उसकी फाइनल एग्जाम में बाधा डालने का प्लान बनाते हैं। ये ब्लैक स्टोन हालांकि देखने में एक सिंपल काला कंकड़ जैसा लगता है, किसी भी चीज से मैजिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करने की यूनिक एबिलिटी रखता है। बाइमू एक सस्पिशियस टीचर के साथ मिलकर फैन की एग्जाम के दौरान क्रिस्टल बॉल के नीचे स्टोन रखने की योजना बनाते हैं, ताकि उससे निकलने वाली लाइट को सक किया जा सके, जिससे उसका परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग हो और उसे फेल कर दिया जाए। जैसे जैसे एग्जाम एक महीना दूर होती जाती है, टीचर इवैल्यूएशन मेथड की रूपरेखा निर्धारित करता है। स्टूडेंट्स को क्रिस्टल बॉल को टच करना होता है, जो उनकी मैजिकल कैपेसिटी को दर्शाने के लिए इल्यूमिनेट हो जाती है। स्टूडेंट जितना पावरफुल होगा, उसकी चमक उतनी ही ज्यादा होगी। ग्रेड्स डी से ए तक होते हैं, जिसमें डी फेल होने का संकेत होता है। बाइमू थोड़ी सी एरोगेंस के साथ पूछते हैं कि क्या उन्हें मैजिक से मुक्त कराने की जरूरत होगी, और मजाक में इसे एक फुलिश एक्ट बताते हैं। टीचर क्लियर करते हैं कि स्टूडेंट से सिर्फ 1 साल की पढ़ाई के बाद स्पेल्स में मैस्टरी हासिल करने की उम्मीद करना अनरियलिस्टिक है और इसलिए इसकी जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर कोई स्टूडेंट इसे कर लेता है तो उसे एलीट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है और उसे एक स्टार ब्रेसलेट दिया जाता है, जो उसकी एबिलिटीज को एनहांस करता है, जैसे कि EXP बूस्ट। फाइनल एग्जाम के दिन निंगजूमू उनके ही उम्र के होने के बावजूद स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने आता है। वो प्रेस्टिजियस इंपीरियल कॉलेज का स्टूडेंट है और आइस एलिमेंट के यूज में एक्सपर्ट है। बाइमू को उसके सामने अपनी क्वालिफिकेशन प्रूव करने और साथ ही साथ ये दिखाने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि फैनमू कितना वीक और इनकेपेबल है। निंगजू क्रिस्टल बॉल को टच करके स्कूल में अपनी पावर का प्रदर्शन करती है, जिससे बॉल से आइस पोडियम से नीचे और स्टूडेंट के पैरों के पास ग्राउंड तक फैल जाती है। बेचारी क्रिस्टल बॉल बीच में ही टूट जाती है। पोडियम पर एक नई बॉल रखी जाती है और स्टूडेंट्स को एक एक करके स्टेज पर बुलाया जाता है। फैनमो का इकलौता फ्रेंड ब्राउन हेड काउ हाउ और जोर लगाने के लिए इंस्पायर्ड होता है। वो सबसे पहले मैजिक ऑब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। उसके क्लासमेट्स उसे स्टेज से उतार देते हैं, जिससे साबित होता है कि इस स्कूल में सबसे मीन लोग हैं। मिस टैंग उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहती है कि ये एक गुड ट्राई थी। बाइमू आगे बढ़ता है। क्रिस्टल बॉल अपने चारों ओर 2 हैलोस के साथ एक्सट्रीमली ब्राइट हो रही है। ऑडियंस में निंगजू को देखकर उसे नॉर्मल ए से ज्यादा एस ग्रेड मिलता है।
वो मैजिक पावर का प्रदर्शन करने के लिए भी कहता है। वो अपने सभी 7 स्टार्स को सक्सेसफुली अलाइन करता है और टारगेट को फ्रीज करने के लिए क्रीपिंग आइस की एक लाइन छोड़ देता है। उसे मैजिकल रिलीज के लिए ग्रेड मिलता है। उसके परफॉर्मेंस से अगले स्टूडेंट पर और भी प्रेशर पड़ता है, जो संयोग से फैन मो ही होता है। एग्जामिनर और मिस्टर मो एक मिस्टीवियस स्माइल के साथ स्टेज पर जाते हैं और प्लान के अनुसार सीक्रेटली क्रिस्टल बॉल के नीचे स्टोन रख देते हैं। फैन स्टेज पर आकर बॉल पर हाथ रखता है। उसे सरप्राइज होता है कि बॉल से एक फेंट ऑरेंज लाइट निकलती है। वो दोबारा कोशिश करता है और फिर भी फेल हो जाता है। मिस्टर मो इस चांस का फायदा उठाकर निंगजू को बताते हैं कि वो कितना यूजलेस है और इस एग्जाम में पास ना हो पाने के कारण उसने अपने फैमिली का कितना इंसल्ट किया है। निंगजू चुप रहता है जबकि बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं। फैन कोशिश करना बंद नहीं करता है और आखिरकार स्टोन बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करके टूट जाता है। फैन के छूने पर क्रिस्टल बॉल अचानक ग्लो उठती है, जिससे उसके चारों ओर एक हेलो बन जाता है और टीचर उसे ये शायद कहते हैं। मिस टैंग जो पूरी घटना देख रही थी, क्रिस्टल बॉल की रिलायबिलिटी पर डाउट करती हैं और फैन की रीइवैल्यूएशन की डिमांड करती हैं, जिससे स्टूडेंट शॉक्ड रह जाता है और उसे लगता है कि फैन और भी लो ग्रेड पाने का हकदार है। शिक्षक इस बात से वरिड की फेयर रीटेस्ट से फैन फेल हो सकता है मिस टैंग से रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर भी निंगजू आगे आकर री एग्जाम की जोरदार वकालत करता है। एक और क्रिस्टल बॉल जल्दी से लाई जाती है और जैसे ही फैन उस पर हाथ रखता है, वो एक डैजलिंग लाल ग्लो में बर्स्ट हो जाती है, उसके चारों ओर लाइट फैलाते हुए, और उसे एनएस ग्रेड दिलाती है। अपनी सक्सेस से थ्रिल्ड होकर फैन एक मैजिकल रिलीज की डिमांड करता है। एक टारगेट के सामने खड़ा होकर वो स्किलफुली एक विशाल फायरबॉल कंजोर करता है, जो टारगेट को फ्लेम्स में इनगल्फ कर देता है, जिससे न सिर्फ उसे पास होने का क्रेडिट मिलता है, बल्कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी भी शोकेस होती है। ये देखकर मिस्टर मू, जो पहले से कहीं बेटर हेयर स्टाइल और ज्यादा प्रेस्टीज के साथ नजर आते हैं, फैन के पास आते हैं, उसे मू फैमिली में इनवाइट करते हैं और उसकी फायर पावर्स को एनहांस करने के लिए उसे एक फायर स्टार ब्रेसलेट देते हैं। सबको सरप्राइज करते हुए फैन मू ना सिर्फ उसे रिजेक्ट करता है, बल्कि उसके फादर को ह्यूमिलिएट करने, उनके साथ पेट डॉग जैसा बिहेव करने और घर में घुसकर उसे और उसके पिता को बीट करने के लिए उसे और उसकी फैमिली को इंसल्ट करता है, जिससे उसके पिता की बैक में ऐसी चोट लग जाती है जो कभी हील नहीं होती। मिस्टर मू अपनी आईसी पावर्स का यूज करके रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बीच में आकर कहते हैं कि स्कूल प्रेमाइसेस में कोई वायलेंस नहीं हो सकता। वो फैन से एल्डर्स का डिसरिस्पेक्ट करने के लिए अपोलोजाइज करने को कहते हैं, लेकिन फैन रिफ्यूज कर देता है। मिस्टर मू उसे एक्सपेल करने की धमकी देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जवाब देते हैं कि जब तक वो अपने पद पर हैं, फैन को एक्सपेल नहीं किया जाएगा। बाय मू सिचुएशन सुधारने के लिए उसे ड्यूअल की चैलेंज देता है। मिस्टर मू इस आइडिया पर अड़े रहते हैं और अनाउंस करते हैं कि ड्यूअल फैन मो और उनके अडॉप्टेड सन अंग जू के बीच में होगा, जो बाय से भी ज्यादा पावरफुल है। फैन अग्री करता है और डिसाइड करता है कि अगर वो हार गया तो मू फैमिली से अपोलोजाइज करेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो मू फैमिली को उसके फादर से माफी मांगनी होगी। मेज लॉ के अनुसार माइनर्स के बीच ड्यूअल फॉरबिडन है, इसलिए उन्होंने फाइट को हमेशा के लिए सेटल करने के लिए 2 साल बाद की डेट तय कर ली। निंगजू जाते समय फैन मो को देखकर मुस्कुराता है। अगले सेमेस्टर की शुरुआत फैन मू के एलीट क्लास में टॉप करने से होती है। टीचर बताते हैं कि क्लास में टॉपर्स को 1 मंथ के लिए 3 स्टार ब्रेसलेट्स दिए जाएंगे। हालांकि मू फैमिली का इंसल्ट करने की पनिशमेंट के तौर पर फैन के पास सिर्फ यही ब्रेसलेट रहेगा। चूंकि ये ब्रेसलेट्स लिमिटेड क्वांटिटी में और हाईली प्रेशियस है, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट इन्हें देर से रिटर्न करेगा या डैमेज करेगा तो ना सिर्फ उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, बल्कि उस पर कभी भी मेज बनने पर बैन भी लगा दिया जाएगा। उस रात बाद में फैन अकेले अंधेरे में बैठा ब्रेसलेट को स्टेयर कर रहा था। जब भी वो ब्रेसलेट अपनी पॉकेट से निकालता था, उसकी चेन पर लगा मिस्टीरियस पेंडेंट हवा में फ्लोट करने लगता था। वो ब्रेसलेट पहनता है, तभी पेंडेंट ऊपर उठता है, ओपन होता है और मछली का मुंह खुल जाता है और ब्रेसलेट को स्वॉलो कर लेता है। फैन एंग्शियस होकर उस प्रेशियस ब्रेसलेट को रिट्रीव करने की कोशिश करता है। मिस्टिंग पीछे से आती है और सही गेस करती है कि ब्रेसलेट उसने लूज कर दिया है। वो उसे बताता है कि क्या हुआ था और पेंडेंट दिखाता है। इंस्पेक्शन करने पर उसे पता चलता है कि ये एक यूनिक मैजिकल डिवाइस है जो दूसरे आर्टिफैक्ट से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और अपनी पावर बढ़ाने के लिए तेजी से इवॉल्व करता है, जिससे पता चलता है कि वो 2 एलिमेंट्स को कैसे अनलॉक कर पाया और अपने साथियों से इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ पाया। वो उसे एडवाइस करती है कि वो पेंडेंट को दूसरों से कंसील करे और उसे दूसरे गियर्स फीड करके ग्रो करे। वो उसे अश्योर करती है कि वो मिसिंग ब्रेसलेट के मामले का ध्यान रखेगी और गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी क्लास स्नोई पीक आउटपोस्ट की ट्रिप पर जाती है, जो 24/7 गार्डेड जगह है और जिसके आगे कई मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स रहते हैं। फैन अपनी प्लेन व्हाइट टी शर्ट के ऊपर से पेंडेंट क्लियरली दिखाते हुए जाता है। वहां का इंस्ट्रक्टर क्लेवरली उन्हें एक ट्रेजर हंटिंग टास्क सौंपता है। उनकी इनएक्सपीरियंस को कम करने के लिए अगर कम से कम एक स्टूडेंट इसे पूरा कर लेता है तो पूरी क्लास को पास कर दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई भी हंट अकम्प्लिश नहीं करता तो पूरी क्लास फेल हो जाती है। स्टूडेंट्स अपनी जान पर रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए सरेंडर कर देते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर उनकी कावर्डाइज के लिए उन्हें स्कोल्ड करता है।
भले ही वो टॉप मैजिक स्कूल के हाई क्लास स्टूडेंट्स हों। वो कहता है कि जो स्टूडेंट किसी मॉन्स्टर का सक्सेसफुली हंट करेंगे उन्हें इंचेंटेड आर्मर दिया जाएगा, एक मैजिकल आर्टिफैक्ट जिसकी कीमत हजारों में है। फैन ड्यूअल के लिए और भी स्ट्रॉन्गर बनने के लिए डिटरमिन्ड है और एक मॉन्स्टर को स्ले करने की ठान लेता है। क्लास अलग अलग टीम्स में स्प्लिट हो जाती है जो आउटपोस्ट के आगे फॉरेस्ट एक्सप्लोर करती हैं और अपनी पावर्स का यूज करके किसी भी ऑब्स्टेकल को क्लियर करती हैं। दो टीम्स जिनमें बायमू और फैनमोर शामिल है उस केव तक पहुंचती है जिसे एक्सप्लोर करने का ऑर्डर इंस्ट्रक्टर ने दिया था। उनका काम केव का सर्वे करना है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि आउटपोस्ट गार्ड्स द्वारा मारे जाने के बाद वहां कोई वन आइड वुल्फ मॉन्स्टर नहीं बचा है, और उस स्टार ब्रेसलेट की तलाश करना है जो इंस्ट्रक्टर ने वहां खो दिया था, जबकि बाकी टीम्स केव में बने बड़े ग्रुप्स की तलाश करती हैं। फैन केव के बाहर पॉन्ड पर फोकस करता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। फैन बताता है कि पॉन्ड अभी आधा ही भरा है, हालांकि उनके आउटपोस्ट पहुंचने से ठीक पहले बारिश हुई थी और प्रीवियस वाटर लाइन साफ दिखाई दे रही है, जिससे लगता है कि किसी मैसिव क्रीचर ने पॉन्ड का आधा पानी ड्रिंक कर लिया होगा। उसका फ्रेंड ये सुनकर पैनिक हो जाता है और दूसरों को वार्न करने के लिए दौड़ता है। हालांकि उसके वार्निंग सीरियस ईयर्स पर नहीं पड़ती और वो उसे एडवाइस करते हैं कि अगर वो केव में जाने से बहुत डर गया है तो वहीं रुका रहे। इनसाइड जाने के मात्र 10 सेकंड्स बाद ही उनका सामना एक जाइगेंटिक वुल्फ से होता है, जिससे सभी पैनिक और केओस में डूब जाते हैं। बायमू उस बीस्ट पर अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कंसंट्रेशन भटक जाता है और उसके बाइट से बाल बाल बचता है। इसी बीच फायर टैलेंट वाली एक और स्टूडेंट वुल्फ से फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन फैनमो इंटरवीन करके उसे सेफ प्लेस पर पहुंचा देता है, ठीक उसी समय जब वुल्फ आगे बढ़ता है। जब सभी स्टूडेंट्स अपना दिमाग खो रहे होते हैं, इंस्ट्रक्टर और टीचर एक रॉक के ऊपर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इन रियलिटी वुल्फ कोई वन आइड डीमन नहीं बल्कि इंस्ट्रक्टर के लेस डेंजरस वुल्फ्स में से एक है। ये बस एक टेस्ट था कि क्या स्टूडेंट्स रियल डेंजरस सिचुएशंस में अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मेन इंस्ट्रक्टर को लगता है कि कोई भी स्टूडेंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, तभी उन्हें केव से एक ब्लू लाइट की चमक दिखाई देती है। बायमू अपनी लेवल 1 क्रीपिंग आइस एबिलिटी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके वुल्फ को उसकी जगह पर फ्रीज कर देता है। बायमू को सक्सेसफुल होते देख वही गर्ल फैन की पकड़ से छूटकर वुल्फ से फाइट करने के लिए केव में वापस भागती है। बायमू द्वारा फेंकी गई मोल्टन आइस के कारण उसकी लेवल 1 की सारी फायर इरप्ट हो जाती है और वुल्फ को बिना किसी इंजरी के रिलीज कर देती है। थंडर टैलेंट वाली एक और स्टूडेंट उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ बस कुछ सेकंड्स के लिए ही रुक पाता है। ये समझते हुए कि लेवल 1 मैजिक का वुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा, फैन आखिरकार कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी लेवल 2 फायर एबिलिटी क्रीमेशन को अनलॉक करता है। इससे वुल्फ में आग लग जाती है और वो पॉन्ड में कूद जाता है। इंस्ट्रक्टर और टीचर स्टूडेंट्स के बीच एक टैलेंटेड मेज को देखकर खुश होते हैं, लेकिन वंडर को एहसास होता है कि अब उसका आर्क वुल्फ पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब तक मास्टर ने इसे अपने कंट्रोल में रखा था ताकि ये स्टूडेंट्स को हार्म न पहुंचा सके। अब जब ये पूरी तरह से फ्री है तो वो सचमुच डेंजर में है। वुल्फ पहले गर्ल को टारगेट करता है, लेकिन फैन का ब्राउन हेड फ्रेंड अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके उसे वुल्फ की नजरों से दूर ले जाता है। बायमू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ उसके ऊपर से लीप लगाकर फैन तक पहुंचने की कोशिश करता है। वे सभी केव के और अंदर भागते हैं, जबकि वुल्फ उनका पीछा करता है। एक क्लासमेट सजेस्ट करता है कि जब तक छोटा ग्रुप वुल्फ से फाइट करता है, बाकी को भाग जाना चाहिए ताकि उनकी जान वेस्ट ना हो। लकीली बाकी लोग अपने फ्रेंड्स को छोड़ने से रिफ्यूज कर देते हैं। तभी मेन इंस्ट्रक्टर एंजेलिक विंग्स के साथ वहां पहुंचता है और पूछता है कि वुल्फ कहां है। फैन और उसका फ्रेंड अपनी विंड पावर की मदद से वुल्फ से बच निकलते हैं, लेकिन वुल्फ उनके एक दोस्त को इंजर कर देता है जब वो फैन को बचाने की कोशिश करता है। अपने फ्रेंड को इंजर्ड देखकर फ्यूरियस होकर फैन वुल्फ का सामना करता है, इस बार अपने थंडर क्लॉज से। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद जब फैन को वुल्फ के बॉडी के ऊपर लटकी एक ह्यूज स्पाइक दिखाई देती है तो वुल्फ स्लो हो जाता है। वो अपनी लेवल 2 फायर पावर का यूज करके स्पाइक को वुल्फ के बॉडी पर गिरा देता है। जैसे ही वुल्फ ग्राउंड पर गिरता है, उसके अंदर से एक छोटा व्हाइट ऑर्ब निकलता है और फैन के पेंडेंट में अब्सॉर्ब हो जाता है। विदाउट हेजिटेशन फैन अपने अनकॉन्शियस फ्रेंड की हेल्प के लिए दौड़ पड़ता है। उनके पहुंचने पर मेन इंस्ट्रक्टर वुल्फ को लाइफलेस देखकर शॉक्ड हो जाता है। फैन क्लियर करता है कि उसने फायर पावर का यूज करके स्पाइक को वुल्फ पर फेटली गिराया था। हालांकि इंस्ट्रक्टर डाउटफुल रहता है, क्योंकि वो हैरान है कि वुल्फ अपनी नोटोरियस फास्ट रिएक्शन से क्यों नहीं बच पाया। फैन अपनी सरप्राइज को दरकिनार करते हुए उसे अपने इंजर्ड फ्रेंड की हेल्प पर फोकस करने को कहता है। फैन और इंस्ट्रक्टर दोनों मिलकर फ्रेंड को इंस्ट्रक्टर की पीठ पर लाद कर बाहर निकलते हैं। जल्द ही उनकी मुलाकात बाकी क्लास और टीचर्स से होती है जो उन्हें ढूंढने आए थे। ग्रुप वुल्फ के फेट के बारे में जानने को क्यूरियस है, क्योंकि पता चलता है कि वो डेड है। मिस्टेकनली वो मान लेते हैं कि यूजुअली क्लमजी इंस्ट्रक्टर ही इस किल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्वेश्चन करते हैं कि जब वुल्फ से उसे कोई रियल थ्रेट नहीं था तो उसने उसे क्यों मारा। इंस्ट्रक्टर तुरंत ट्रूथ रिवील करता है और एक्सप्लेन करता है कि वुल्फ को फैन मो ने मारा था, उसने नहीं। केव में उनके फिर से मिलने से पहले ही सभी डिसबिलीफ में थे कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट कैसे मॉन्स्टर से फाइट करके उसे किल कर सकता है।
कोच को अभी भी डाउट था कि इंस्ट्रक्टर ने ही उसे मारा होगा। मास्टर अपने पेट के कॉर्प्स के पास दौड़ता है और उसे टाइटली हग करके रोने लगता है। वुल्फ इस स्कूल एग्जाम के लिए मरने के काबिल नहीं था, फिर भी यही इंसिडेंट उसके सभी क्लासमेट्स को फैन मू की स्ट्रेंथ का एहसास कराता है। वे फाइनली उसकी एबिलिटीज को एडमायर करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। मिस टैंग बताती हैं कि अगर शुरुआत में वुल्फ कंट्रोल में न होता तो जो लोग अपनी रक्षा के लिए मैजिक यूज नहीं कर पाते वे मर जाते। रियल लाइफ में मॉन्स्टर्स रूथलेस क्रीचर्स होते हैं जो ब्लाइंड किलिंग करते हैं और स्टूडेंट्स को अपने फियर का सामना करना और फाइट करना सीखना होगा। मेन इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि वुल्फ के अगेंस्ट मैजिक यूज करने वाले स्टूडेंट्स को उनके करेज के लिए स्पेशल ऑनर मिलेगा और पूरी क्लास को पास होने के लिए इनफ पॉइंट्स मिलेंगे। वुल्फ को किल करने के लिए फैन मो को एन्चेंटेड आर्मर में एस ग्रेड मिलता है। रिवॉर्ड सेरेमनी के दौरान हेड फैन को फ्यूचर में कंफर्टेबल लाइफ के लिए अपने इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने का इनवाइट भी देता है। हालांकि उसका माइंड ये जानने में लगा हुआ है कि फैन ने वुल्फ को कैसे मारा। उसे याद है कि कैसे वुल्फ के बॉडी के चारों ओर और ग्राउंड स्कॉट्स थे और वुल्फ के फेस पर अजीब ब्लैक मार्क्स थे। उसके थॉट्स को एक गार्ड की खबर इंटरप्ट करती है जो उसे अपने एरिया के वेस्ट में बोन वुल्फ डेमन के दिखने की सूचना देता है। वो तुरंत एक्शन में आता है और गार्ड्स को मॉन्स्टर्स को हंट करके किल करने का ऑर्डर देता है। इस फील्ड ट्रिप के 2 महीने बाद फैन मो अपना मैजिक प्रैक्टिस जारी रखता है। वुल्फ के अटैक के बाद उसे रियलाइज हुआ कि लेवल 1 मैजिक का मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होता और उसे अपनी पावर एनहांस करनी होगी। अब तक वो अपना सारा टाइम फायर टैलेंट प्रैक्टिस करने में लगा रहा था ताकि दूसरों को अपनी एबिलिटीज दिखा सके, लेकिन उसे फायर टैलेंट को कम से कम लेवल 2 तक इंप्रूव करना होगा। अगर डेमन की मैलिस न होती तो वो और उसका फ्रेंड केव में ही मर जाते। मिस टैंग के अनुसार उसकी पेनिसिन अन्य आर्टिफैक्ट, स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करके उसकी प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करती है। अगर वो और एब्जॉर्ब कर पाता तो वो पेंडेंट को स्पिरिट गियर लेवल तक अपग्रेड कर सकता है, जिससे उसे करंट 20% की तुलना में 40% का बूस्ट मिल सकता है। वो अपने पेंडेंट के लिए फंड्स जुटाने और बैटल एक्सपीरियंस पाने के लिए बाउंटी हंटर के रूप में अपना करियर बनाने का निर्णय लेता है। अगले दिन फैन मो एक ब्लैक मास्क पहनकर बाउंटी हंटर हॉल में एंटर करता है। ये जगह नए बाउंटीज का सेंटर है जहां उन्हें उनके मॉनिटरी रिवॉर्ड्स के साथ डिस्प्ले किया जाता है, जिससे बाउंटी हंटर्स अपने टारगेट्स को चुन सकते हैं। वहां फैन एक सीजन्ड हंटर को एक रूकी मेज को एडवाइस देते हुए सुनता है कि उसे कौन से मिशंस टैकल करने चाहिए। ये जानने के लिए क्यूरियस कि क्या प्रेस्टिजियस मॉन्स्टर हंटर ग्रुप किसी को हायर कर रहा है, फैन उस मैन के पास जाता है जो कैंडिडेट्स की लंबी लाइन की ओर इशारा करता है। मैन फैन को एडवाइस करता है कि अपने एनर्जी सेव करो और इजी जॉब्स करो और समझाता है कि मॉन्स्टर हंटर्स बहुत ही चूजी होते हैं, आमतौर पर केवल स्किल्ड म्यूजिशियंस को ही एक्सेप्ट करते हैं। इसके बावजूद फैन इसमें शामिल होने के लिए डिटरमिन्ड है क्योंकि शहर के भीतर मॉन्स्टर्स से फाइट करने से उसे अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने में आसानी होगी। मैन कहता है कि फायर टैलेंट होने से उसके एक्सेप्ट होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। वो पूछता है कि क्या थंडर के साथ ये इजियर होगा और मैन हंसता है ये सोचकर कि वो मजाक कर रहा है क्योंकि थंडर इतनी रेयर एबिलिटी है कि एक नोविस भी किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन के साथ फैन मॉन्स्टर हंटर में वेकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने की लाइन में लग जाता है। उससे पहले सभी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कैप्टन उन इनएक्सपीरियंस्ड एप्लीकेंट्स पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जो ग्रुप का पार्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स को अंडरएस्टिमेट करते हैं। फैन मो की बारी आती है। जूनियर स्टाफ उससे उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछते हैं और सर्टिफाइड हंटर ना होने के कारण लगभग मुंह फेर लेते हैं। हालांकि वो उन्हें अपनी थंडर टैलेंट का डेमोन्स्ट्रेशन देता है, जिससे वो और लाइन में खड़े सभी लोग ऐसी चीज देखकर स्टन्ड हो जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कैप्टन दरवाजे से अंदर आता है और फैन को मॉन्स्टर हंटर ग्रुप में एक्सेप्ट करता है, उसकी इनएक्सपीरियंस को इग्नोर करते हुए और बाकी सभी इंटरव्यू लेने वालों को डिसमिस करते हुए। वो फैन को मेन मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराता है। सबसे पहले डिप्टी तांकाई नाम की एक आइस मैजिशियन से। फैन उसे निंक्स की कजन के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और उम्मीद करता है कि वो उसे न पहचाने। बाकी इंट्रोडक्शंस के बीच एक सूचना मिलती है कि गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल पर मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा है और एक स्टूडेंट मिसिंग है। कैप्टन फैन को घर वापस जाने को कहता है, लेकिन फैन इंसिस्ट करता है कि वो मिशन ज्वाइन करना चाहता है, जिस पर कैप्टन मान जाता है। रास्ते में फैन अपनी सिस्टर को फोन करने की कोशिश करता रहता है क्योंकि वो अटैक्ड स्कूल की स्टूडेंट है। उसे डर है कि उसकी सिस्टर ही मिसिंग हो सकती है। उनके पहुंचने पर कैप्टन मेंबर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है और फैन को कैंटीन इंस्पेक्ट करने का ऑर्डर देता है। कैंटीन में फैन अपने फोन की रिंगटोन सुनकर पैनिक हो जाता है। वो कॉल उठाता है और अपनी सिस्टर की आवाज सुनता है। वो बताती है कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन के दौरान वो अपना फोन लेना भूल गई थी और उससे कांटेक्ट करने के लिए पे फोन का यूज कर रही थी। वो कहती है कि हालांकि वो सेफ है, लेकिन उसे डॉर्मिटरी में कुछ लर्किंग होने का आभास हुआ है। घर से निकलते समय उसने एक गर्ल को कैंटीन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते देखा और उसे उसकी चिंता हुई। उसने उसे अश्योर किया कि वो उसे ढूंढ लेगा और कॉल एंड कर दी। कॉल रखते ही उसकी नजर एक जाइंट वन आइड ब्लू कलर्ड मॉन्स्टर से पड़ती है। वो उसकी ओर एक्सप्लोसिव लाइट बीम फेंकता है, लेकिन फैन झुककर उसे डॉज कर देता है, जिससे पीछे की विंडो टूट जाती है और आसपास का एनवायरनमेंट फ्लेम्स में घिर जाता है। इससे बाकी मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत सीन पर पहुंच
पहुंच जाते हैं। वाटर में एक और लाइट बीम को ब्लॉक कर देता है जो फैन पर पड़ने वाली थी। वो फैन को पीछे हटने को कहते हैं ताकि एक्सपर्ट्स सिचुएशन हैंडल कर सकें। टीम स्मार्टली मॉन्स्टर की एनर्जी बीम्स डॉज करती है। कैप्टन अपने फायर स्किल्स का यूज करते हुए मॉन्स्टर पर फ्लेम्स फेंकता है और उसका पावरफुल 3rd लेवल फायर स्टॉर्म उस क्रीचर को एनगल्फ कर लेता है और ऐसा लगता है कि वो एक ही ब्लो में एशेस में बदल गया है। थ्रेट खत्म मानकर टीम रिलैक्स हो जाती है, लेकिन अचानक मॉन्स्टर सर्वाइव करता है और अपनी आंखें खोलता है। वो अननोन आइस मेज टांग पर पाउंस करता है। कैप्टन उसे रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके बैरियर को क्रॉस कर जाता है और उसके कपड़े टियर कर देता है। फैन तुरंत रिएक्ट करता है और इंटरवीन करके अपनी थंडर सर्पेंट पावर का यूज करके मॉन्स्टर को डिसेबल कर देता है पहले कि वो और हार्म कर सके। फ्रस्ट्रेटेड होकर कैप्टन वाटर मेज को उसके इनफेक्टिव डिफेंस के लिए स्कोल्ड करता है और उसकी अपॉलॉजी को डिसमिस कर देता है, क्योंकि उनके काम में सॉरी कहना लाइफ और डेथ के बीच फर्क कर सकता है। वो फैन की इनक्रेडिबल रिफ्लेक्सेस की प्रशंसा करता है और उसके अच्छे काम के लिए उसे फुल टाइम मेंबर प्रमोट करता है। बाद में फैन मॉन्स्टर की सोल देखता है जब उसके बॉडी से एक येलो ऑर्ब निकलकर वुल्फ हेड जैसे उसके पेंडेंट में मर्ज हो जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई और इसे नहीं देख सकता। मॉन्स्टर हंटर्स का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्हें अभी तक मिसिंग गर्ल नहीं मिली है। कुछ मेंबर्स को किचन में मॉन्स्टर फुटप्रिंट से भरी एक टनल मिलती है। वो कंक्लूड करते हैं कि ऑपरेशन द स्केल में जिस साइक्लॉप्स रैट मॉन्स्टर का उन्होंने सामना किया था वो अकेला नहीं था, बल्कि और भी मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें मैजिक सोसाइटीज एसोसिएशन को हैंडल करना होगा। उन्हें अलर्ट करने के बाद मॉन्स्टर हंटर्स स्कूल से निकल जाते हैं। वापस लौटते समय कैंटीन के फ्लोर पर फैन का फोन पाकर एक मेंबर बताता है कि फैन के पास उसी नंबर से कई मिस्ड कॉल्स थी। फैन घर लौटता है और अपनी सिस्टर वियोपा फैन को पाता है। फैन को सेफ देखकर वो इतनी रिलीव महसूस करती है कि अपनी व्हील चेयर से उतरने की कोशिश करती है। वो उसके पास आता है और उसे हक करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि उसका ब्रदर अब मॉन्स्टर से डील कर सकता है और उसने अपनी टीम की मदद से उसके स्कूल के एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। वो उसे लाइट हार्टेड अंदाज में कहानी सुनाता है और कहता है कि उसकी बिगेस्ट प्रायोरिटी उसके लिए खुद को सेफ रखना होना चाहिए। इसी समय में जाइंट मी के घर पर फैन का फ्यूचर डुअल राइवल एनजीओ अपने साथियों से फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। वो अपनी आइस टेरन के 2nd लेवल पर पहुंच गया है और 1 साल के अंदर 3rd लेवल पर पहुंच जाएगा, जिससे वो अपने आसपास के एक बड़े एरिया को फ्रीज करने में केपेबल हो जाएगा। इसके बावजूद एनजीओ अभी भी अपनी प्रोग्रेस से डिससैटिस्फाइड है, क्योंकि निंगशी उससे आगे है। मिस्टर मू उसे बताता है कि उसे केवल डुअल में फैन को डिफीट करने पर फोकस करना चाहिए, एक ऐसी अचीवमेंट जिससे उसे मास्टर से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर वो काम नेचर वाले मिस्टर मू से जाकर पूछता है कि उसे फैन के साथ बार बार डुअल क्यों करना पड़ता है, जबकि वो एक इनकॉम्पिटेंट राइवल है। मिस्टर मू उसकी बात से एग्री करता है, लेकिन कहता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल और मास्टर यही चाहते थे। इसके अलावा उनका मानना है कि डुअल जीतना एनजीओ के टाउन पर कब्जा करने की दिशा में पहला कदम है। बस इतना ही नहीं, एक और बोनस के तौर पर सीक्रेट स्प्रिंग भी दांव पर है। सीक्रेट स्प्रिंग वो जगह है जहां हर साल सभी स्कूल्स में केवल एक ही पर्सन को ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है और बड़े फैमिलीज इस पोजीशन को पाने की उम्मीद रखते हैं। ड्यूअल में अपनी अद्भुत पावर्स का प्रदर्शन उसे स्प्रिंग सीजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना देगा। उसी समय दूसरे मिस्टर मू और बाई भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक गार्डन में मिलते हैं। बाई को पता चलता है कि मास्टर अंजियो को बहुत पसंद करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो नेक्स्ट लीडर हो सकता है। मिस्टर मू रिवील करता है कि निंजियो मू फैमिली की प्रॉपर्टी का हेयर है और ये भी कि अंजियो को निंजियो के डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक पॉन की तरह यूज किया जा रहा है। इस बीच मॉन्स्टर हंटर के हेडक्वार्टर्स में फैन अपनी पहली बड़ी सैलरी पाकर खुश है। अब एक फुल टाइम मेंबर के रूप में वो हर मिशन के लिए मिलने वाले जेनरस कॉम्पेंसेशन और अपने पेंडेंट की पावर को तेजी से बढ़ाने वाले एक्स्ट्रा बोनसेस से बेहद थ्रिल्ड है। मॉन्स्टर हंटिंग के अपने राइजिंग करियर के साथ उसकी स्कूल अटेंडेंस कम होती जा रही है। एक रेयर दिन जब वो किसी तरह क्लास में पहुंच पाता है, मिन्ज्यू यानी वो लड़की जिसे उसने वुल्फ से बचाया था उसके पास आती है। वो शर्माकर पूछती है कि क्या वो उसके साथ डेटिंग पर कंसिडर करेगा, ये मानते हुए कि वो उस पर इम्प्रेस हो गई है। फैन तुरंत मान जाता है और उम्मीद करता है कि कोई नॉर्मल डेट होगी जैसे मूवी या डिनर, लेकिन वो शॉक्ड रह जाता है जब वो उसके दिए गए एड्रेस पर एक डिजर्टेड स्ट्रीट में पहुंचता है। जब वो वहां आती है तो वो एरिया में रेगुलरली आने वाले अर्थक्वेक्स के बारे में बात करने लगती है। कंफ्यूज्ड होकर फैन असली रीजन पूछता है। वो बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर पास ही रहती हैं और रात में बार बार आने वाले ट्रेमर से परेशान रहती हैं। अपनी सेफ्टी को लेकर वरिड उसने इलाके में किसी मॉन्स्टर की एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए फैन की हेल्प मांगी। फैन हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और इस प्रॉब्लम से निपटने को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट फील करता है, क्योंकि वो अब तक 7-8 मॉन्स्टर्स का सामना कर चुका है। वो एक छोटा पाउच निकालता है और उसे खोलता है तो उसमें से पाउडर निकलता है, एक मैजिकल पाउडर जो मॉन्स्टर्स द्वारा छोड़े गए ट्रेसेस को रिवील करता है। वो नए उभरे हुए फुटप्रिंट्स को जांच करता है और अंदाजा लगाता है कि ये क्रीचर कहीं हिडन होगा। अचानक एक जायंट वन आइड वुल्फ मुंह में कुछ लिए जमीन से बाहर निकलता है। वो दोनों एक डेड ह्यूमन के पैरों के पास खड़े होकर देखते हैं, जो शायद होमलेस रहा होगा। वो शहर में कुछ समय से लर्किंग कर रहा होगा, होमलेस लोगों का शिकार करते हुए, क्योंकि पुलिस द्वारा उनके मिसिंग होने की संभावना कम होती है। ये वुल्फ उस वुल्फ से डबल साइज का है। फील्ड ट्रिप के बीच में मीना घबरा जाती है और फैन से वहां से चले जाने की विनती करती है।
फैन उसे खुद भाग जाने, ब्लॉक खाली करने और पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। हालांकि मिन कहती है कि वो इंतजार नहीं कर रही है और तुरंत पुलिस कॉल कर रही है। वुल्फ तुरंत डायल की आवाज सुनता है और उनका पीछा करता है। पिछली बार की तरह फैन उसे डायल से दूर ले जाता है और अपनी लेवल 2 क्रीमेशन एबिलिटी से अपने पीछे के रास्ते में आग लगा देता है ताकि उन्हें कुछ टाइम मिल सके। हालांकि वुल्फ बहुत पावरफुल है और आग की परवाह किए बिना उनका पीछा करता रहता है। वो मिन को फिर से जाने के लिए कहता है और वुल्फ से निपटने के लिए उसे छोड़ देता है, लेकिन मिन उसे छोड़ने से इनकार करती है क्योंकि उनके जैसे स्टूडेंट्स अकेले इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। फिर भी वो उसे धक्का देकर वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। अब वुल्फ के साथ अकेले वो मैजिकल आर्मर निकालता है जो उसे थंडर बैरियर बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन उसे पीछे धकेल दिया जाता है। इसके बाद वो अपनी फायर पावर्स का प्रयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन एस मैच टैंकाई के समय पे पहुंच जाने से उसका काम बाधित हो जाता है, जो उस समय उस एरिया में मौजूद थी जब मिन नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए अलर्ट कर रही थी। वो मॉन्स्टर के पैरों को वहीं फ्रीज करने के लिए एक पावरफुल आइस स्पेल करती है। बिना ब्लैक मास्क के वो जमीन पर पड़े लड़के को मो फैन के रूप में पहचान लेती है। ये वही मिरेकल है जिसने मो फैमिली को इंसल्ट किया था और उसे सख्ती से वहां से चले जाने को कहती है। वो कैप्टन से संपर्क करके बताती है कि वुल्फ शायद एक आंख वाला वुल्फ है जो सेक्रेट स्प्रिंग से रिसने वाली शक्ति को एब्जॉर्ब करके म्यूटेट हो गया है। वो मू फैमिली के दुश्मन के नाम से मिलते जुलते मास्क्ड मंडर हंटर मेंबर फैन मो से अनुरोध करती है कि वो सीन पर पहुंचे और अपनी थंडर पावर से मॉन्स्टर को नॉकआउट कर दे। निश्चित रूप से ये नाम सिमिलैरिटी सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। बिना किसी शक के फैन सबसे आखिर में पहुंचता है और वहां पहले से उसके सभी मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वुल्फ के पहुंचने तक उन्होंने उसके चारों ओर आइस का एक डूम बना लिया था। फैन उसे काम करने के लिए अपनी फर्स्ट ईयर थंडर एबिलिटी का प्रयोग करता है। कैप्टन डिसाइड करता है कि बेस्ट यही होगा कि मैजिक सोसाइटीज के मेंबर्स के आने तक वेट किया जाए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उसकी फायर पावर्स का प्रयोग करने से आइस डोम मेल्ट हो सकता है और वुल्फ शहर में आजाद हो सकता है। वुल्फ अंततः डोम से बाहर निकलता है और एक स्पाइक्ड फेस्ड वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जिसकी बैक पर स्पाइक्स उग रहे होते हैं। अगर वो पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है तो वो मॉन्स्टर हंटर्स की पहुंच से बहुत आगे निकल जाएगा। कैप्टन अपनी टीम को तुरंत आदेश देता है कि वुल्फ को एलिमिनेट कर दिया जाए, इससे पहले कि वो अपना एवोल्यूशन पूरा कर सके और शहर में हैवक मचा सके। उनके रोकने की पूरी कोशिशों के बावजूद ये मॉन्स्टर लगातार इवॉल्व होता जा रहा है और आसपास की आइस को आसानी से मेल्ट कर रहा है। इस बढ़ते खतरे का सामना करते हुए कैप्टन अपनी स्ट्रैटेजी को और तेज करता है और पूरी ताकत से अटैक करने के लिए अपने फायर बर्स्ट और फायर स्टॉर्म स्पेल्स का इस्तेमाल करता है। दुर्भाग्य से उसके हमले आइस को मेल्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करते और अननोइंगली मॉन्स्टर को फ्री कर देते हैं। जैसे ही वुल्फ हंटर्स पर झपटता है, वाटर मेज तेजी से एक स्ट्रॉन्ग वाटर वॉल बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये वुल्फ को केवल कुछ मोमेंट्स के लिए ही रोक पाती है। इससे विचलित हुए बिना कैप्टन अपनी लेवल 2 क्रिमेशन पावर का इस्तेमाल करता है, जबकि अर्थ मेज वुल्फ का रास्ता ब्लॉक करने के लिए रॉक पिलर्स समन करता है। वुल्फ उन ऑब्स्टिकल्स को ऐसे तोड़ता है जैसे वो कोई साधारण खेल की वस्तु हो। कैप्टन के सामने एक और प्रोटेक्टिव वाटर वॉल खड़ी होती है, लेकिन वुल्फ उसे भी तोड़ देता है और कैप्टन को पानी की एक तेज लहर से डुबो देता है। आइस का भी उस पर कोई असर नहीं होता और वुल्फ अपनी स्ट्रॉन्ग स्पाइन से उनके द्वारा बनाए गए आइस शील्ड्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। एक शार्ट कैप्टन को लग जाता है जिससे उसके हाथ को सीरियस इंजरी पहुंचती है। फैन अपनी लेवल 2 थंडर एबिलिटी का इस्तेमाल करके थंडर स्टॉर्म स्पेल करता है। थंडर के प्रति विशेष रूप से सेंसिटिव होने के कारण ये वुल्फ की पहली चाल है जो उसे थोड़ी बाधा पहुंचाती है। वो थंडर के आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करता है और साथ ही उसका एवोल्यूशन भी स्लो हो जाता है। फैन उसे दूर रखता है जबकि कुछ हंटर्स कैप्टन को सेफ डिस्टेंस पे ले जाते हैं। ये जानते हुए कि इस मॉन्स्टर को हराने का कोई रियल चांस नहीं है, दल रिट्रीट पर विचार करता है, जबकि फैन उसे यथासंभव रोकता है। इस सजेशन पर गुस्से में कैप्टन उन्हें मॉन्स्टर हंटर होने के उनके ड्यूटी की याद दिलाता है। अगर वो अपनी जगह पर टिके रहे तो कम से कम वो वुल्फ को तब तक कंट्रोल में रख सकते हैं जब तक मदद नहीं आ जाती, भले ही उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन अगर वो भाग गए तो हजारों इनोसेंट सिविलियंस मारे जाएंगे। अपनी सीरियस इंजरीज के बावजूद कैप्टन सीधा खड़ा हो जाता है और अपने फायर मैजिक से फैन की मदद करता है। ठीक उसी समय कहीं से पानी का फ्लड आता है और वुल्फ को डुबो देता है। मेजेस अपने सामने पानी से उठती सुनामी देखकर स्टंट रह जाते हैं। वो वेल ड्रेस्ड लंबे बालों वाला मैन पीछे से फैन के पास आता है और हंटर से कहता है कि वो पीछे हट जाएं क्योंकि अब वो इस बीस्ट को हैंडल करेगा। फिर वो वीकेंड वुल्फ की ओर दौड़ता है और एक मिड टियर टॉर्नेडो स्किल समन करता है। एक टॉर्नेडो प्रकट होता है, वुल्फ को अपने स्पिनिंग वॉर्टेक्स में ट्रैप कर लेता है, उसे काफी ऊंचाई तक ले जाता है और अंततः उसे खत्म कर देता है। डेड स्पाइक्ड वुल्फ की सोल फैन के पेंडेंट में अब्जॉर्ब हो जाती है। पता चलता है कि वो आदमी मिस्टर यैन है जो मैजिक सोसाइटी एसोसिएशन के एक एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल मेंबर हैं। वो और हंटर्स इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि क्या शहर में हाल ही में मॉन्स्टर्स की हैवी प्रेजेंस को देखते हुए अलार्म बजाना चाहिए।
मिस्टर यान का मानना है कि अलार्म बजाने से लोगों में केवल पैनिक फैलेगा, इसलिए वो फिलहाल शहर में पेट्रोलिंग के लिए जवानों की संख्या बढ़ाने की सलाह देते हैं। मिशन कंप्लीट करने के बाद फैन अपने पेंडेंट को चेक करने के लिए कुछ पल रुकता है और पाता है कि वुल्फ की सोल अब्जॉर्ब करने के बाद से वो हैवियर और बिगर हो गया है। जैसे ही वो उसे ऑब्जर्व करता है, पेंडेंट से एक ब्राइट ब्लू ग्लो निकलने लगती है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि वो सोल टियर तक पहुंच गया है। ये ब्रेक थ्रू और भी फास्ट प्रोग्रेस का वादा करता है और फैन तीसरे लेवल तक पहुंचने के लिए होपफुल है। अपने अपकमिंग ड्यूअल से पहले उसकी फायर और थंडर दोनों टैलेंट्स उसके लिए स्ट्रॉन्गर होती दिख रही हैं। जब वो अपनी बहन से मिलता है तो एक वार्म जेस्चर में वो अपने हंटिंग अर्निंग्स का कुछ हिस्सा उसे देता है, जिससे वो स्कूल में मॉन्स्टर अटैक के दौरान खोए हुए फोन के बदले एक नया फोन खरीद पाती है। बहन बताती है कि उसने हीलिंग टैलेंट, जो एक तरह का व्हाइट मैजिक है, अवेकन कर लिया है। आमतौर पर बिगनर्स केवल फायर, थंडर, वाटर आदि जैसे एलिमेंटल मैजिक ही अवेकन कर पाते हैं। लेकिन उसकी टीचर ने कहा कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। वो कहती है कि उसे पता है कि वो पैसे कमाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो डेंजरस है और अगर कभी जरूरत पड़े तो वो अपने मैजिक से उसकी हेल्प करेगी। अगले दिन फैंग अपकमिंग ड्यूअल पर डिस्कशन करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है। वो यांग के अडल्टहुड सेरेमनी के दिन होगा और नया फैमिली सभी सेलिब्रिटीज और बड़े नामों को इस सेरेमनी में इनवाइट करके इसे एक बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं। इंटेंशन साफ है, वे ड्यूअल को इस आयोजन का मेन हाईलाइट बनाना चाहते हैं और यांग की एबिलिटीज का प्रदर्शन करना चाहते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि ये तो बस उनका एक मोटिव है, वे उस साल के सीक्रेट स्प्रिंग में यांग की जगह भी पक्की करना चाहते हैं। स्कूल अपने बेस्ट स्टूडेंट फैन को वहां ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहता है, क्योंकि हर साल वहां सिर्फ एक मैच को ट्रेनिंग की परमिशन मिलती है, इसलिए फैन को स्प्रिंग तक पहुंचने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए यांग को हराना होगा। हालांकि वे मानते हैं कि मैजिकल और ट्रेनिंग रिसोर्सेज के मामले में यांग का पलड़ा भारी है, फिर भी वे फैंग से कहते हैं कि वो ड्यूअल में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे ताकि स्कूल को कुछ रिकग्निशन मिल सके। फैंग को रियलाइज होता है कि उसके खुद के स्कूल को भी उसके जीतने पर ज्यादा भरोसा नहीं है, फिर भी वो जीतने, अपने फैमिली ऑनर को रिस्टोर करने और सेक्रेट स्प्रिंग में एंटर करके मिड लेवल मेज बनने के लिए डिटरमाइंड है। अडल्टहुड सेरेमनी का दिन फास्ट अप्रोचिंग है। मास्टर निंग जिंगजू को बताते हैं कि कैसे उन्होंने यांग के डेवलपमेंट में इतनी मेहनत की है ताकि वो अंततः निंगजू का लॉयल सपोर्टर बन सके। उसे सिर्फ इस शहर पर ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कंट्रोल करना है। वो निंगजू से पूछती है कि क्या ड्यूअल पब्लिक होना चाहिए, जिस पर मास्टर जवाब देते हैं कि फैंग ने मू फैमिली को बहुत इंसल्ट किया है और उसे भी पब्लिकली ह्यूमिलिएट होना चाहिए। निंगजू माफी मांगकर रूम से बाहर निकल जाती है। वो मू मैंशन के सामने अकेले बैठे फैंग के पास जाती है, जहां से वो अगले दिन होने वाले ड्यूअल का स्टेज देख सकता है। वो उसे ड्यूअल छोड़कर शहर से भाग जाने की सलाह देती है, क्योंकि यांग कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। फैंग यह कहकर मना कर देता है कि उसके फादर एक स्ट्रॉन्ग मैन है और पीछे हटने में मजा आएगा। वो अपने फादर को ऑनर करना चाहता है, जिन्होंने इतने सालों तक उसे और उसकी सिस्टर को बिना मदर के पाला है, जिसने जिंगजी के जन्म के थोड़े समय बाद ही उन्हें छोड़ दिया था। अपने बेटे की गलती के लिए मू फैमिली द्वारा पीटे जाने और इंसल्ट किए जाने के बाद भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। फैंग यह प्रूव करना चाहता है कि उसे मेज बनाने के लिए उनके पिता ने जो सैक्रिफाइस किया वो बेकार नहीं गया। साथ ही दुनिया को ये भी दिखाना चाहता है कि उसके पिता फूलिश नहीं है। लंबे समय से एंटीसिपेटेड सेरेमनी का दिन आ गया है। टैंग मॉन्स्टर हंटर्स का मैंशन में वार्मली वेलकम करती है, लेकिन जब फैंग बिना मास्क के आता है तो उसका बिहेवियर अचानक बदल जाता है। हंटर्स को अपने साथी मो फैन की याद आती है, जो उस दिन प्रेजेंट नहीं हो सका था। जैसे ही फैंग मैंशन में जाता है, उसकी बैक उन्हें समहाउ फेमिलियर लगती है। टैंग को याद आता है कि वुल्फ मॉन्स्टर वाली इंसिडेंट के समय उसने फैंग को कुछ देर के लिए देखा था, इससे पहले कि उसने उसे जाने का ऑर्डर दिया था। डिस्कसिंग करते हुए हंटर्स फैंग और मो फैन के बीच और सिमिलैरिटीज ढूंढने लगते हैं। हालांकि टैंग का दावा है कि मो फैन में कहीं ज्यादा टैलेंट है। इस बीच फैंग के क्लासमेट्स उसे ड्यूअल से पहले खाने में इंडल्ज देखकर उसके पास आते हैं और सपोर्ट देते हैं। हालांकि फैंग खुद कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, उसके फादर को भी ड्यूअल देखने के लिए इन्वाइट किया गया है। प्रोग्राम की शुरुआत मास्टर मू के मंच पर आने और एंगी के और शहर में एक लीडर के रूप में उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए टोस्ट उठाने से होती है। चीयरिंग के बीच वो ड्यूअल की अनाउंसमेंट करते हैं। सभी लोग इस अवेटेड ड्यूअल को देखने के लिए अरीना में इकट्ठा होते हैं। एंगी कम से कम 3 प्रकार के मैजिकल आर्टिफैक्ट से लैस होकर कॉन्फिडेंट तरीके से फैंग की ओर बढ़ता है। दोनों ने मजबूती से हैंडशेक किया। एंगी ने उनके हाथों को फ्रीज करने के लिए एक स्पेल डाला, जबकि फैंग ने फायर मैजिक से उन्हें मेल्ट करके जवाब दिया। फिर वे अरीना में आमने सामने खड़े हो गए। मास्टर मू ने ड्यूअल शुरू होने का सिग्नल दिया। एंगी ने पहले लेवल 2 आइस स्पेल फेंकी, जिसे फैंग ने फायर बस्ट से तुरंत मेल्ट कर दिया।
फैंग ने कई लेवल 2 क्रमेशन फायरबॉल से काउंटर किया, जिन्हें एंगी अपने एन्चेंटेड अर्थ एलिमेंट बूट्स की वजह से फास्ट डॉज कर देता है। एंगी ने लेवल 3 एबिलिटी क्रीपिंग आइस स्टॉर्म का इस्तेमाल करके क्राउड को सरप्राइज कर दिया, जिससे पूरा अरीना तेजी से फ्रीज हो गया। ये आइस स्टॉर्म एक आंख वाले वुल्फ को भी कुछ ही मिनट्स में मार सकता था। ऐसा लग रहा था कि ड्यूएल जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन फैंग ठंड से बचने के लिए फायरवॉल बनाए रखता है। हालांकि अंततः वो बुझ जाती है। प्रिंसिपल ड्यूएल को यहीं एंड करने पर जोर देते हैं, क्योंकि आइस स्टॉर्म फैंग को मार सकता है, लेकिन मास्टर मू इसे आगे बढ़ने देते हैं, यह कहते हुए कि फायरवॉल और देर तक टिक सकती है। फैंग पहली बार अपनी लेवल 3 ऑफेंसिव पावर अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण फोकस करना मुश्किल हो जाता है और वो हमेशा 5th स्टार को ऑर्बिट में अलाइन नहीं कर पाया था। लेकिन अपनी जान बचाने की डेस्परेट कोशिश उसे सभी 7 स्टार्स को अलाइन करने में मदद करती है। वो एक पावरफुल लेवल 3 इग्निशन स्पेल कास्ट करता है, जिससे आइस को सक्सेसफुली पीछे धकेला जा सकता है। फिर वो एंगी पर अटैक करता है, जो अपने बूट्स की वजह से उसे डॉज कर देता है। फैंग एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाता है और अपना नया लेवल 3 फायर स्टॉर्म अटैक इस्तेमाल करता है। इस लार्ज स्केल ऑफेंसिव मैजिक का असर एंगी पर पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और उसके पैरों में इंजरी हो जाती है। एक पुअर फैमिली से आए नोविस को एंगी को हराते देखकर स्पेक्टेटर्स स्टन्ड रह जाते हैं। एंगी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो उठता है और अपना बर्न्ड क्लोथ उतारकर उसके नीचे छिपा मैजिकल आर्मर दिखाता है। स्नोवी पीक आउटपोस्ट का हेड इंस्ट्रक्टर, जो ये ड्यूएल देख रहा था, अपनी सीट से उठता है और फैंग से फाइट रोकने को कहता है। फैंग का मैजिकल आर्मर फायर रेजिस्टेंट है, जो अपनी अपीयरेंट ब्रेवरी से क्राउड को इम्प्रेस करता है। एंगी एक मॉकिंग स्मर्क के साथ फैंग को प्रवोक करता है कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए और टॉन्ट करते हुए कहता है कि उसके गरीब फादर उसे जीतने के लिए रिसोर्सेज नहीं जुटा सकते। एक ड्रामेटिक ट्विस्ट में फैंग अपनी हिडन ताकत थंडर टैलेंट को अनलीश करता है। शॉक्ड एंगी समेत क्राउड स्टन्ड रह जाता है जब उन्हें पता चलता है कि फैंग के पास ना सिर्फ ये पावरफुल एलिमेंट हैं, बल्कि उसने 2 सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स में मास्टरी हासिल कर ली है, दोनों ही लेवल 3 पर। वो एक माइटी थंडर ड्रैगन को समन करता है, जो एंगी के आर्मर को भेद कर उसे चकनाचूर कर देता है, जिससे ड्यूल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एस्टोनिश्ड स्पेक्टेटर्स फैंग की विक्ट्री पर तालियां बजाते हैं, जबकि म्यू फैमिली दीवार पर अपना सर पटक लेता है। हीरो फैंग आखिरकार अपने हार्डवर्किंग फादर पर प्राउड फील करता है और दुनिया को प्रूव करता है कि वो और उसका फैमिली ऑनर और रिकॉग्निशन के हकदार हैं। ड्यूल के बाद वो फैन मास्टर म्यू के पास जाता है और ड्यूल की शर्तों का पालन करते हुए अपने फादर से माफी मांगता है। अनएक्सपेक्टेडली मास्टर म्यू उसकी बात मान लेते हैं और घुटनों पर बैठकर फैन के फादर से उस दिन इंसल्ट करने और मारने के लिए माफी मांगते हैं, जब फैन मो ने निंग शू के साथ भागने की कोशिश की थी। फैन को सेक्रेट स्प्रिंग में ट्रेनिंग लेने का अधिकार दिया जाता है, जो सबसे पावरफुल मैजिकल साइट है जहां हर साल सिर्फ एक मेज को भेजा जाता है। ड्यूल के बाद वो और उसकी क्लास एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन करते हैं, जहां सभी फैनमो की ड्यूअल टैलेंट्स की प्रशंसा करते हैं। वो बताता है कि वो अगले हफ्ते 7 डेज की ट्रेनिंग के लिए सेक्रेट स्प्रिंग जाएगा। टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं और उसके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं। एक दिन फैन की फ्रेंड अक्सिया हाउ और उसकी क्लासमेट ब्लैक हेयर्ड गर्ल हु साथ में घूम रही होती हैं और फैन मैजिक न कर पाने की फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाती है। हु उसे कुछ सजेशंस देने का प्रस्ताव करती है। वे सड़क पर फैनमो और उसकी सिस्टर सिंगशिया को देखते हैं, हालांकि उसे सेक्रेट स्प्रिंग पर होना चाहिए था। अक्सिया हाउ फैन के पास आती है और पूछती है कि वो अभी तक यहाँ क्यों है। फैन जवाब देता है कि वो अपनी सिस्टर के 16th बर्थडे के लिए एक गिफ्ट खरीद रहा है। अक्सिया हाउ उसे घर छोड़ने की पेशकश करती है ताकि वो सेक्रेट स्प्रिंग जा सके। फैन माफी मांगता है और अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। एक टॉल स्काई स्क्रैपर पर पहुंचता है, जहां मिस टैंग और मास्टर म्यू उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लिफ्ट से B15 फ्लोर पर जाते हैं और उसे एक डोर तक ले जाते हैं। उस डोर के पीछे सेक्रेट स्प्रिंग है, जहां वो एक हफ्ते तक ट्रेनिंग कर सकता है। इनसाइड जाने से पहले मिस टैंग उसे एक स्टार चार्ट बुक देती हैं, जिसका यूज करके वो स्टार चार्ट लेवल पर पहुंचने के बाद स्पेल्स रिलीज कर सकता है। वो कैप्टन से टकराता है, जो उसे बताता है कि उसे ये जानकर कितना शॉक लगा कि मो फैन और उसके हंटर दल में फैन मो भी शामिल था। फैन पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो कैप्टन जवाब देता है कि वो सीक्रेट स्प्रिंग के गार्ड से बात करने आया है, जो साइक्लॉप्स अटैक के दौरान स्कूल से गायब हुई लड़की की सिस्टर है। उसने और उसकी बहन ने कैफेटेरिया के पीछे की केव की जांच की और साइक्लॉप्स के कई फुटप्रिंट्स और एक मिस्टीरियस लिक्विड पाया, जिसके बारे में उन्हें शक है कि वो सीक्रेट स्प्रिंग से आया है। वे अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। कैप्टन फैनमो से कहता है कि वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे, ताकि वो निंगशू मू के बाद दूसरा सबसे कम उम्र का नेबुलस मेज बन सके। फैनमो उसका नाम सुनकर अचानक वहां से चली जाती है। सीक्रेट स्प्रिंग का द्वार कड़ी सिक्योरिटी में है और केवल फैन के लिए ही खुलता है। उसके प्रवेश करते ही गेट बंद हो जाता है। संकरे पथ से आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जहां तक नजर जाती है, चारों ओर एंडलेस वाटर फैला है।
जब वो सेंट्रल स्टेज पर बैठता है तो फैन अपनी शक्ति में रैपिड ग्रोथ महसूस करता है। इसी बीच लापता लड़की की बहन केज में मिले लिक्विड के बारे में पूछताछ करती है। लैब टेक्नीशियंस कंफर्म करते हैं कि ये लिक्विड सीक्रेट स्प्रिंग के फ्लूइड जैसा ही है, लेकिन इसका इफेक्ट उल्टा है। ये क्रीचर्स में हेट्रेड और ब्लड लस्ट भर देता है और इस लिक्विड को फाउंटेन ऑफ रेज नाम दिया गया है। गुफा में स्ट्रेंज फ्लूइड की मौजूदगी बताती है कि साइक्लॉप्स, जो नॉर्मली कावर्ड मॉन्स्टर्स होते हैं, अचानक शहर में उत्पात क्यों मचा रहे हैं। स्नोई पीक आउटपोस्ट समेत पूरे क्षेत्र में हैवी रेन शुरू हो जाती है। पेट्रोल स्क्वाड 4 अभी तक लौट कर नहीं आए थे, जिससे कमांडर रेस्टलेस हो जाता है। अचानक घने जंगल के बीच से 2 ब्राइट रेड फ्लेयर्स उठती हैं, जो कोड ब्लू इमरजेंसी का संकेत देती हैं। वॉच टावर में केओस फैल जाता है जब पेट्रोल स्क्वाड 4 रिपोर्ट करता है कि उन पर एक रूथलेस मॉन्स्टर हमला कर रहा है, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पहली 2 फ्लेयर्स भेजते समय उनके 2 लाइट मेजेस मारे गए। नॉर्मली वे 4 फ्लेयर्स भेजते तो कोड ब्लड इमरजेंसी होती, जिसका मतलब था कि डिजास्टर निकट है। कमांडर तुरंत कोड ब्लड अलर्ट जारी करता है और अपने सोल्जर्स को खतरे का सामना करने भेजता है। फायर मेजेस फोर्ट्रेस में घुसने की कोशिश कर रहे वन आइड वुल्फ्स पर फायर बॉल्स छोड़ते हैं, लेकिन हाई लेवल मेज एक जायंट व्हाइट वुल्फ द्वारा मारा जाता है, जिसकी बैक पर आईसी स्पाइक्स होते हैं। एक मैसेंजर कमांडर को सूचित करता है कि सिटी में भी मॉन्स्टर्स देखे गए हैं। कोई नहीं जानता ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आउटपोस्ट अभी भी माउंटेन्स में क्रीचर्स से लड़ रही थी, जिससे उनका शहर तक पहुंचना असंभव था। कमांडर तुरंत अपने मेजेस को सिटी भेजता है ताकि वे सिटीजन्स को सेफ जोन तक पहुंचा सकें। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक ग्रुप सिटीजन्स की रक्षा करता है, जबकि दूसरा मॉन्स्टर्स को स्ले करता है। सिटी में मॉन्स्टर्स के दिखने की सूचना देने के लिए अलार्म्स बज उठते हैं। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को फोर्सफुली कक्षाओं में वापस भेज देते हैं, जबकि मिस टैंग एक बच्चे को वन आइड वुल्फ से बचाती हैं। अचानक वो स्काई में एक डेंजरस फ्लाइंग वुल्फ मॉन्स्टर देखकर चौंक जाती हैं। मास्टर म्यू और निंगशु सहित नए परिवार के लीडर्स लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। निंगशु अपनी पावरफुल आईसी एबिलिटी से कई वन आइड वुल्फ्स को मार गिराती है। भेड़ियों में से एक लेजर बीम दागता है जो मास्टर म्यू को लगती है और वो गिर जाते हैं। निंगशु अपने इंजर्ड फादर को बचाने के लिए एक फ्लाइंग बीस्ट पर सवार होकर भागने पर मजबूर होती है, लेकिन वो फैनमो के लिए चिंतित है, जो सीक्रेट स्प्रिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है और बाहर की पैरेलल सिचुएशन से बिल्कुल अनजान है। इसी बीच फैनमो नेबुलस लेवल अनलॉक करने के लिए सीक्रेट स्प्रिंग में इंटेंस प्रयास करता है, लेकिन अब तक अनसक्सेसफुल रहा है। उसे याद आता है कि स्प्रिंग में प्रवेश करने से पहले मिस टैंग ने उसे क्या सिखाया था। उसने समझाया कि उसे स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो 49 तारों का एक नेबुला बना सके। इससे वो एक नेबुला मैजिशियन बन जाएगा, जो 49 तारों को 7-7 तारों की 7 क्लासेस में अलाइन करके स्टार चार्ट मैजिक का उपयोग कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो मिस टैंग द्वारा दी गई स्टार चार्ट बुक का अध्ययन करता है ताकि वो बेहतर हो सके। हालांकि नेबुला को अलाइन करने की कोशिश के दौरान एक ज़बरदस्त वाइब्रेशन से उसका काम बाधित होता है। वो ये देखने के लिए स्प्रिंग से बाहर निकलने का फैसला करता है। तभी वो एक गार्ड पर साइक्लोप्स मॉन्स्टर का हमला देखता है। वो गार्ड जो पहले कैप्टन से बात कर रहा था, फैनमो को मॉन्स्टर से बचाता है और उसे वापस स्प्रिंग तक ले जाता है। वो खुद को बिल्डिंग की सब कैप्टन युक्शिन के रूप में पेश करती है। वो स्टेज के पास एक स्लैब को छूती है, जिससे पूरा स्प्रिंग खाली हो जाता है और स्लैब से एक छोटी बॉटल निकलती है। वो बताती है कि ये एक इमरजेंसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और बॉटल में सीक्रेट स्प्रिंग का सारा पानी है। वो स्टेयर से नीचे उतरते हैं, जो उन्हें स्प्रिंग के तल पर एक प्राचीन टनल तक ले जाती है, जो एक ऑल्टरनेट एग्जिट का काम करती है। टनल से गुजरते हुए युक्शिन बताती है कि ब्लैक क्यूरिया, जो कि एक ब्लाइंड मेज कल्ट है, ने स्प्रिंग ऑफ रेज नाम का लिक्विड बनाया है, जिसे उन्होंने रेन वाटर में मिला दिया है, जिससे मॉन्स्टर्स उग्र हो गए हैं और शहर पर हमला कर रहे हैं। एग्जिट एक हिल स्लोप पर है, जहां से वो शहर में एक स्काई स्क्रेपर के ऊपर एक विशाल पायरोलिक्स को देख सकते हैं। शहर के सिटीजन्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि हजारों मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर रहे हैं। क्रिमिनल ग्रुप, जिसने पहले जिंगशु को अपने लीडर की प्रेमिका बनने के लिए मजबूर किया था, अब वन आइड वुल्फ के हाथों खूनी अंत हो सकता है। जिंगशु का भी एक वुल्फ पीछा करता है, लेकिन आखिरी पल में एक आदमी उसे बचा लेता है और उसे एक बिल्डिंग में खींच लेता है। अंदर के लोग मॉन्स्टर्स से खुद को बचाने के लिए डोर्स बंद कर लेते हैं, लेकिन वो आदमी जानता है कि डोर्स मॉन्स्टर्स को ज्यादा देर तक दूर रखने के लिए काफी नहीं है। शहर की भयावह स्थिति देखकर फैनमो अपने पिता और जिंगशु को ढूंढने जाता है। युक्चिन उसे सीक्रेट स्प्रिंग बॉटल अपने साथ ले जाने का अनुरोध करती है और कहती है कि चूंकि वो सब कैप्टन है, इसलिए ब्लैक क्यूरिया उसे निशाना बनाएगी। वे बॉटल को उनके हाथों गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए फैनमो को उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो निशाने पर नहीं होगा। वो मना कर देता है और कहता है कि उसे सीक्रेट स्प्रिंग की परवाह नहीं है, वो अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता है। निराश होकर वो उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि सीक्रेट स्प्रिंग में उसकी रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले गार्ड्स का कोई परिवार नहीं था। युक्शिन की भी एक सिस्टर थी, जिसे वो एक मिशन में रहते हुए एक साइक्लॉप्स के हाथों खो चुकी थी, लेकिन वो अंत तक मिशन पर डटी रही, ये जानते हुए कि वो एक मस्कीटो है जिसे लोगों की रक्षा करनी है। फैनमो ने बॉटल स्वीकार कर लिया और उसे अपने फैमिली फोटो देते हुए कहा कि अगर वो उन्हें शहर में देखे तो उनकी रक्षा करे।
जब अटैक शुरू हुआ तो फैनमो के पिता पोस्ट पर सामान पहुंचा रहे थे। तब से वो सकुशल शहर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मुलाकात मिस्टर मू से होती है, जिनकी कार उस समय बंद हो गई जब वो सेफ्टी जोन की ओर जा रहे थे। वो अपने पिता की कार में बैठ जाते हैं और उन्हें सेफ्टी जोन में जाने को कहता है। पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले शहर जाकर फैनमो को ढूंढना होगा क्योंकि वो वहाँ सेक्रेट स्प्रिंग पर है। मू कहता है कि ऐसा करना मूर्खता होगी क्योंकि सेक्रेट स्प्रिंग बिल्डिंग पर सबसे पहले हमला हुआ था और वहाँ मौजूद सभी लोग पहले ही मर चुके होंगे। पिता जिद करते हैं और मू से कहते हैं कि या तो वो वहाँ से निकल जाए या उसके साथ शहर चले। उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैजिक स्कूल स्टूडेंट्स भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स साइक्लॉप्स का नाश्ता बन रहे हैं। फायर मिस की सहपाठी मिनका एक वुल्फ पीछा करता है जिसे वो अपने प्रचंड फायर स्पेल से मारने की कोशिश करती है। एक पल के लिए तो ये उपाय काम करता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर से उठ खड़ा होता है और लगभग उसका सिर ही काट देता है। लेकिन फैनमो एक पावरफुल आई स्पेल करके उसे बचा लेता है। वो उसे बेसबॉल बैट देता है ताकि अगर वो किसी समय मैजिक करने के लिए मजबूर हो जाए तो वो खुद को बचा सके। इस स्थिति में वो आश्चर्यजनक रूप से शांत रहता है और उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। वो जादुई आइस से एक साइक्लॉप्स को जमा कर एक और स्टूडेंट को बचाता है। सायोयो और हु कॉरिडोर में मॉन्स्टर से छिपते हुए अपनी खुद की प्रेम कहानी रच रहे हैं, लेकिन तभी वो दोनों तरफ से 2 साइक्लॉप्स मॉन्स्टर से घिर जाते हैं। सायोयो उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी एयर मैजिक से उन्हें ऊंची फनीसे पर ले जाता है, लेकिन तभी एक वुल्फ उस पर हमला करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वो उसे भाग जाने और उसे छोड़कर जाने को कहता है, लेकिन वो ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाती जब तक कि ऐसा लग रहा था कि उनकी प्रेम कहानी का दुखद अंत होने वाला था। एक विशाल थंडर वुल्फ पर गिरता है और उसे उड़ा देता है। फैनवो आखिरकार स्कूल में अपनी वीरतापूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता है। वो उस पर अपना थंडर सरपेंट का प्रयोग करता है, लेकिन वुल्फ फिर भी नहीं मरता। सायोयो अपने एयर मैजिक से उसकी सुरक्षा कम करता है और फैनमो उसे प्रचंड फायर से जलाकर राख कर देता है। फिर वो उन्हें स्टेडियम में ले जाता है जहां बाकी बच्चे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। स्टेडियम में भी हालात ठीक नहीं है। बायमोन कुछ टीचर से ज्यादा नेतृत्व क्षमता दिखा रहे हैं जो स्टूडेंट्स को खुद को बचाने के लिए छोड़ देने का सुझाव देते हैं। सौभाग्य से दूसरे टीचर्स ने इस विचार को ठुकरा दिया और एक और योजना बनाई। उन्हें शहर के सेफ्टी पैरामीटर में सभी को लाना होगा। सबसे पहले प्रतिभाशाली स्टूडेंट से बनी एक छोटी पायनियर टीम आगे का रास्ता तलाशेगी और कम मॉन्स्टर्स वाला रास्ता खोजेगी, जबकि बड़ी एक्सोडस टीम हमले से बचने के लिए उनके नेतृत्व का अनुसरण करेगी। टीचर स्टूडेंट्स से पायनियर टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर इतना खतरनाक काम करने को तैयार नहीं दिखता। मिन, दूसरा थंडर स्टूडेंट, और बाइम साहसी पूर्वक इस काम के लिए आगे आते हैं। इस समय फैनमो, सायोयो और यूरियस स्टेडियम में मौजूद हैं। फैनमो का अनुमान है कि एक्सोडस टीम में होना और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कमजोर हैं और तनावपूर्ण परिस्थितियों में मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं है, इसलिए उनकी संख्या में कोई दम नहीं है। इसके अलावा बड़ा ग्रुप ज्यादा मॉन्स्टर्स को आकर्षित करेगा जिससे वे हमलों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। पायनियर टीम में उनके बचने की संभावना ज्यादा होगी, इसलिए फैनमो, सायोयो और वो लड़की पायनियर टीम में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। अपने सबसे मजबूत क्लासमेट फैनमो को अभी भी जीवित देखकर सभी बहुत खुश और राहत महसूस करते हैं। इस बीच सीक्रेट स्प्रिंग सब कैप्टन युक्सिन इस पूरे समय अकेले ही अपनी रक्षा कर रही है। हालांकि एक ब्लैक क्रीचर द्वारा पीछा किए जाने पर उसकी सारी शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। वो एक स्पेल करती है, लेकिन वो मैजिक चुक जाता है और क्रीचर उसकी ओर झपट पड़ता है। उसके लिए गेम खत्म हो जाता, लेकिन मिस्टर यांग के समय पर आ जाने से वो बच जाती है, जो वाटर टॉरेंट से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। युक्सिन उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और वे ब्लैक क्यूरिया के इरादों पर चर्चा करने लगते हैं। उनका मानना है कि कल्ट का मुख्य उद्देश्य सीक्रेट स्प्रिंग वाटर हासिल करना है, जिसका उपयोग भी मॉन्स्टर कमांडर्स को शहर पर हमला करने के लिए लुभाने में करेंगे। युक्सिन उसे बताती है कि उसने फैनमो को बॉटल इसलिए दी थी क्योंकि ब्लैक क्यूरिया के सदस्यों को उस पर शक नहीं होगा कि उसके पास ये है। मिस्टर यांग कहते हैं कि उसने सही फैसला किया। चूंकि वो सिर्फ एक स्टार मिस है, इसलिए उसका अकेले बच पाना नामुमकिन है। वे उसे ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। निंगचू और मास्टर मू उस पेट की पीठ पर लगे सेफ्टी बैरियर पर पहुंचते हैं। निंगचू अपने पिता के लिए मेडिकल एड मांगती है और पूछती है कि क्या स्काई मैजिकल हाई स्कूल का कोई स्टूडेंट बैरियर पर आया है। सहायक कहते हैं कि उन्होंने अभी तक बैरियर पर किसी भी स्टूडेंट को नहीं देखा है, जिससे निंगचू को फैनमो की सुरक्षा की चिंता हो रही है। स्कूल का आदेश, 9 स्टूडेंट्स और एक टीचर वाली लीडिंग टीम अपने मिशन को शुरू करने के लिए मैजिकल टूल्स में बदल जाती है। टीचर के निर्देश पर वे फैल जाते हैं और उस इलाके की टोहे लेते हैं। गाय ने साइक्लोप्स के लिए एक जगह तय की है, एक मॉन्स्टर जो एक न्यूज स्टैंड पर एक बच्चे को कुतर रहा है और दूसरों को सचेत कर रहा है। हालांकि टीचर और फैनमो के पहुंचते ही वो गायब हो जाता है। टीचर विंड मेजेस को अपनी गति से आगे के क्षेत्र का पता लगाने और उसका पीछा करने के लिए कहते हैं, जबकि अन्य सदस्य उनका पीछा करते हैं। विंड मेजेस में से एक, इलियो, साइक्लोप्स द्वारा पीछे से हमला कर दिया जाता है। उसकी चीख सुनकर अन्य स्टूडेंट्स घबराकर उसकी चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। वे साइक्लोप्स मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और टीचर अपनी चकाचौंध देने वाली लाइटनिंग से उस पर आखिरी वार करता है। दुर्भाग्य से हमले में इलियो की मौत हो जाती है। स्टूडेंट्स उसकी मौत पर शोक मनाते हैं।
टीचर फैनमो से पूछते हैं कि वे एक स्टूडेंट होने के बावजूद इतना शांत कैसे रह सकता है और मॉन्स्टर्स पर हमला कर सकता है। फैनमो बताता है कि जब वो दूसरे वर्ष में था तो वो मॉन्स्टर हंटर्स पार्टी में शामिल हुआ था, जिससे उसे मॉन्स्टर्स का सामना करने का अनुभव मिला, लेकिन वो स्वीकार करता है कि वो अभी भी मौजूदा स्थिति से डरा हुआ है। हाफीवा वापस आकर बताता है कि उसने आगे 3 वन आइड वुल्फ्स देखे हैं, एक फाउंटेन पर, एक रॉक गार्डन में और एक फॉरेस्ट में। मॉन्स्टर हंटर्स में बिताए अपने अनुभव के आधार पर फैनमो एक योजना बनाता है। वो जोर से कहता है कि वो फाउंटेन के पास जाकर वुल्फ को यही रोके, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में दौड़ते समय वुल्फ धीमे हो जाते हैं। वो बायमो से कहता है कि वो फॉरेस्ट में वुल्फ को वहीं जमा कर रोके। फैनमो समेत बाकी लोग उस समय का इस्तेमाल रॉक गार्डन में वुल्फ को मारने में करते हैं और फिर फॉरेस्ट और फाउंटेन्स की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके उनसे निपटते हैं। फैनमो ने यकीन दिलाता है कि अगर वो साथ मिलकर काम करें तो उनकी अलग अलग टैलेंट्स मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा सकती हैं और उन्हें एहसास होगा कि मॉन्स्टर्स इतने डरावने नहीं हैं। स्टूडेंट्स उसकी बातों से प्रेरित होते हैं और उसकी योजना से सहमत हो जाते हैं। जो फाउंटेन के पास जाता है और वुल्फ को पीछे से देखते हुए अपनी योजना याद करता है। वुल्फ उसे पहचान लेता है और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ता है। अपने लंबे काले पंजों से जो को लगभग चीर देता है। वो अपनी विंड पावर का यूज करके कर्व लाइन में भागता है, जो शुरू में कारगर साबित होती है। हालांकि वुल्फ पैरों का सहारा लेकर तेजी से आगे बढ़ता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है, उसके कंधे पर वार करता है। वो अपने दोनों पैरों पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत धीमा होने के कारण उसकी पीठ पर वार हो जाता है। घबराकर वो अपने एयर मैजिक का यूज करके गैज़ेबो में घुस जाता है और वहीं छिप जाता है। वुल्फ जल्द ही गैज़ेबो की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जो अपने विचारों को समेटता है और इंतजार करता है कि वुल्फ आखिरी लम्हे में विंड मैजिक एफेमेरल शैडो की तीसरी लेवल से भागने के लिए झपटा। इससे वुल्फ अपने ऊपर गिरे डिब्रिज से घायल हो जाता है। गति धीमी करते हुए एजियो पार्क के अंत की ओर भागता है, जहां दीवार से सटे लोहे के बड़े बड़े बीम्स के ढेर लगे हुए हैं। वुल्फ उसका पीछा करता जब तक कि वो दीवार के पास नहीं पहुंच जाता और उसके काले पंजे एजियो में घुस जाते। हालांकि एफेमेरल शैडो एबिलिटी की वजह से वुल्फ वास्तव में जोए के प्रोजेक्शन पर हमला करता है, जिससे वुल्फ अपना पंजा हवा में ही छोड़ देता है, अपना संतुलन खो देता है और लोहे के बीम्स के ढेर में गिर जाता है, जो उसके शरीर को पार करके उसे मार देती हैं। राहत की सांस लेते हुए एजियो को एहसास होता है कि वन आइड वुल्फ्स उतने डरावने नहीं होते जितना उसने सोचा था। इस बीच बायमो फॉरेस्ट में एक आंख वाले वुल्फ को जमा देने की कोशिश करता है, लेकिन जानता है कि उसकी आइस पावर्स मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक जमाए रखने के लिए बहुत कमजोर है। उसके साथ गया उसका फ्रेंड भागकर सीधे सेफ्टी बैरियर की ओर जाने का सुझाव देता है, लेकिन बायमो उसे मूर्ख कहता है, क्योंकि वो सोचता है कि वे दूसरों की मदद के बिना ऐसा कर सकते हैं। बायमो उसे कुछ समय के लिए पूरी तरह से जमा देता है और वे रॉक गार्डन की ओर दौड़कर दूसरों को स्थिति के बारे में बताते हैं। रॉक गार्डन में फैनमो और थंडर टैलेंट के दूसरे स्टूडेंट्स अपनी संयुक्त शक्तियों से एक आंख वाले वुल्फ का वध कर देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उसे मारने के लिए काफी नहीं है। एजू वहां पहुंचता है, लेकिन अपनी चोटों के कारण खड़ा नहीं हो पाता, जिससे सभी चिंतित हो जाते हैं। उसी समय बायमो और उसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट से निकलते हैं और उनका वुल्फ उनके पीछे पीछे आता है। फैनमो उस पर फायर अटैक करता है और उसके बाद थंडरस्टॉर्म और कई अन्य फायर स्पेल्स का प्रयोग करता है, जिससे वुल्फ जलकर राख हो जाता है। 2 वुल्फ मारे गए हैं, एक अभी बाकी है। पायनियर टीम के संयुक्त प्रयासों से तीसरा वुल्फ भी पराजित हो जाता है। सभी फैनमो को उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक अच्छे लीडर होने के नाते फैनमो पूरी टीम के काम का श्रेय देते हैं। अगर बायमो ने वुल्फ को फॉरेस्ट में पहले ही जमा करना रखा होता तो वो कहीं ज्यादा ताकतवर होता और फैनमो उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाता। वो उन्हें याद रखने के लिए कहता है कि मैजिशियंस के लिए सबसे जरूरी स्किल टीम वर्क है। वो बायमो से कहता है कि वो अपनी मजबूत रैंकती आइस एबिलिटी का इस्तेमाल दुश्मनों को जमा देने के लिए अटैक की तरह इस्तेमाल करने के बजाय टीम की रक्षा के लिए करे। वो सियाओ को टीचर के साथ मिलकर टीम की सुरक्षा करने के लिए कहता है, लेकिन टीचर सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मॉन्स्टर का सामना होने पर वो मैजिक का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती है। टीचर उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, तभी एजू अपनी छोटी सी ताकत का इस्तेमाल करके उसे बेहोश होने से पहले अपनी क्षमताओं पर और ज़्यादा भरोसा करने के लिए कहता है। इससे बाकी लोगों को उसके गहरे जख्मों का पता चलता है, जिनसे खून बहना बंद नहीं हो रहा है। टीचर कहते हैं कि साधारण बैंडेजेस और फायर से खून बहना बंद नहीं होगा, उसे एक हीमोस्टैटिक एजेंट की जरूरत है, जो उन्हें पास की फार्मेसी से मिल सकता है। फैनमो से लेने के लिए आगे आता है, लेकिन एजू उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे बचाने में समय बर्बाद करना बेकार है। फैनमो अपने फ्रेंड का हाथ पकड़कर बताता है कि मैजिशियंस द्वारा दी जाने वाली मूल्यवान जानकारी के बिना टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो जल्दी हीमोस्टैटिक एजेंट के साथ लौटने का वादा करते हैं। शहर से बहुत दूर फैनमो के पिता मिस्टर म्यू और डाओ के साथ सेफ्टी बैरियर की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक टायर पंचर हो जाता है और कार रुक जाती है। पिता बेचैनी से टायर बदलने की कोशिश करता है। मिस्टर म्यू से कोई मदद ना मिलने पर वो निराश होकर म्यू से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन देखता है कि पैसेंजर सीट खाली है। वो उसे बताता है कि उसे स्काई मैजिक हाई स्कूल के एक स्टूडेंट को ढूंढने और उसकी रक्षा करने का काम सौंपा गया है। ये अनुमान लगाते हुए कि वो फैनमो की बात कर रहा होगा, वो ये काम पूरी तरह से उसे सौंपने का फैसला करती है और अपना बाकी समय सेक्रेट स्प्रिंग के लिए ब्लैक क्यूरिया को अपनी ओर आकर्षित करने में लगाती है। इस बीच पायनियर टीम के अन्य मेंबर्स सुरक्षा अवरोध की ओर जाने का रास्ता ढूंढते रहते हैं और एजो को एक स्टूडेंट उठा रहा होता है। अर्थ मैजिशियंस में से एक अपनी वेव कॉग्निटिव एबिलिटी का उपयोग करके मॉन्स्टर्स की तलाश में इलाके को स्कैन करता है। वो बताता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, जिससे सड़कें सुरक्षित रूप से चलती हैं। टीम को यह पूर्ण सन्नाटा संदिग्ध लगता है और वे सोचते हैं कि मॉन्स्टर से त्रस्त शहर का इलाका पूरी तरह से वीरान कैसे हो सकता है।
बाइमो इन्हें चुप कराता है और दीवार के किनारे से आगे देखता है। वे कांटेदार वुल्फ को देखकर डर जाते हैं, जो कि एक वॉरियर लेवल मॉन्स्टर है। बाइमो समझाता है कि मॉन्स्टर्स के 3 स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर पर स्लेव, उसके बाद वॉरियर और सबसे अंत में भयानक कमांडर का स्तर है। अब तक जिन साइक्लॉप्स और एक आंख वाली वुल्फ का हम सामना कर चुके हैं वे स्लेव स्तर के हैं, पर वॉरियर लेवल मॉन्स्टर उनकी पहुंच से बहुत दूर है। फानमो अपने फ्रेंड को मरने नहीं देने के लिए बेताब होकर उस इलाके में फार्मेसी ढूंढता है। उसे स्कूल के दिनों की याद आती है जब आइजो ने उसे किसी बड़े शहर में अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना दिखाया था। वो एक खाली पड़ी फार्मेसी में जाता है, लेकिन उसे वहां कहीं भी हीमोस्टैटिक एजेंट नहीं मिलता। दुकान में घूमते हुए उसे फर्श में एक छेद दिखाई देता है और वो इसे जांचता है तो वहां एक साइक्लॉप्स मॉन्स्टर लाश को खा रहा होता है। वो अपनी आंख से एक लेजर बीम छोड़ता है जिसे फानमो चकमा दे देता है। इस बल से कुछ दवाइयां ऊपर से गिरती हैं। भाग्य से उनमें से एक दवाई हीमोस्टैटिक एजेंट है जिसकी उसे ज़रूरत है। साइक्लॉप्स गड्ढे से बाहर कूदकर उस पर हमला करने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है। साइक्लॉप्स दुकान से बाहर कूदकर उस पर पुर से हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन एक बहुत बड़े वॉरियर लेवल फॉरेन फेस्ड वुल्फ द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, जो उसे अपने मुंह में डालकर एक ही घूंट में निगल लेता है। फानमो एक सीवेज गड्ढे में घुसकर बस निकलता है और ड्रेन्स के रास्ते बाकी टीम के साथ फिर से मिल जाता है। वो टीचर को हीमोस्टैटिक एजेंट देता है जो उसे आइजो के घावों पर लगाता है, जिससे वे तुरंत ठीक हो जाते हैं। इस बीच एक्सोडस टीम ने पायनियर टीम द्वारा साफ किए गए रास्ते से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वे उन्हें सड़क पर यूला का मृत दोस्त मिलता है। आखिर उन्हें यह एहसास होता है कि पायनियर टीम उन्हें सुरक्षा बैरियर तक पहुंचाने के लिए कितना बड़ा जोखिम उठा रही है। वो यूला के दोस्त को बैरियर तक ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उसे औपचारिक विदाई दी जा सके। पायनियर टीम सेफ्टी बैरियर की दीवारों को देखने के लिए पर्याप्त पास पहुंचने में कामयाब हो जाती है। उन्हें बस सामने की खाई पार करनी है। वहां पर वे इंस्ट्रक्टर यांग बाई और उसके आर्ट्स वुल्फ से मिलते हैं। वो फानमो से कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा है और बेहतर सुरक्षा के लिए उसे सीक्रेट स्प्रिंग वाइल उसे सौंप देनी चाहिए। कुछ गड़बड़ होने का आभास पाकर फानमो पीछे हट जाता है और कहता है कि वो वाइल सीधे कमांडर को सौंप देगा। कोंगजान यांग बाई अपना असली रूप दिखाता है और वाइल हासिल करने के लिए फानमो को मारने का इरादा करता है। वो फानमो से आखिरी बार के लिए वाइल सौंपने के लिए कहता है और ऐसा करके वो उनकी जान बख्श देगा। इससे ये पुष्टि हो जाती है कि यांग बाई ब्लैक क्यूरिया का हिस्सा है, यानी सीक्रेट स्प्रिंग किसी भी कीमत पर उसके हाथ नहीं आ सकता। फानमो वाइल देने से इनकार कर देता है, कहते हुए कि उसने पहले भी उसके एक कट्टर वुल्फ को मार दिया था और वैसा फिर से कर सकता है। यांग बाई अपनी उंगलियां चटकाकर जमीन से 3 काले बीस्ट को बुलाता है। वे तुरंत उस पर झपट पड़ते हैं, जिससे फानमो बाकियों को पीछे हटने के लिए कहता है। जब तक वो पीछे मुड़ता है, आर्च वुल्फ उसे जमीन पर गिरा देता है। काले बीच में से एक आयशा ऊपर हमला करता है, लेकिन जादू काम नहीं करता। आखिरी क्षण में एक छोटी सी वाटर शील्ड उसे वार से बचा लेती है। आयशा को यह भयानक पता चलता है कि उसने वाटर शील्ड एक जानवर के छुरा घोंपने की कीमत पर बनाई थी। सारा ध्यान उस पर चला जाता है और एक थंडर मैजिशियन उसे जानवरों से बचाता है। एक तूफान के साथ स्टूडेंट्स मिलकर तीनों काले बीस्ट को मार गिराने का काम करते हैं, जबकि आयशा हाई की मदद के लिए दौड़ता है। वो कहता है कि उसे खुशी है कि उसने आखिर में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी की रक्षा के लिए किया। आयशा उस पर अपने आप को खतरे में डालने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसों में उसे बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो आयशाओं की बाहों में गिर जाती है। चौकी पर कांगजियांग को खबर मिलती है कि पेट्रोल टीम 4 का एक सदस्य शुरुआती हमले में बच गया है। बचे हुए सदस्य का आरोप है कि फ्लेयर्स भेजने वाले लाइट मैजिशियन को तीसरे फ्लेयर्स भेजने से पहले एक पालतू आर्च वुल्फ ने मार दिया था। इस जानकारी के साथ चौकी में आर्च वुल्फ रखने वाले एकमात्र इंस्ट्रक्टर यांग बाई पर कमांडर को शक होता है। बैरियर के अंदर सुरक्षा गार्ड्स मास्टर मू को मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हैं, जबकि एक नर्स उनके घावों पर पट्टी बांध रही होती है। रेफ्यूजीज एक साथ बैरियर में घुस रहे हैं, जिससे अफरा तफरी मची हुई है। निंगजुआ गार्ड्स को स्काई मैजिक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के एक बड़े समूह के बैरियर की ओर आने की बात करते हुए सुन लेती है। इस उम्मीद में कि फानमो अभी भी जिंदा है, वो अपनी मदद के लिए बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर मू उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और गार्ड्स को आदेश देते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि वो उनकी इजाजत के बिना वहां से ना जाए। फानमो अभी भी आर्च वुल्फ के पंजों में फंसा हुआ है और देखता है कि उसके और भी दोस्त क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वो अपनी फायर और थंडर दोनों शक्तियों का प्रयोग करके आर्च वुल्फ को फेंककर स्वयं को मुक्त कर लेता है। यांग बाई कहता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, अगर वो सीक्रेट स्प्रिंग नहीं देगा तो उसके दोस्त मर जाएंगे। फानमो सीक्रेट स्प्रिंग वाइल निकालता है, लेकिन उसे इंस्ट्रक्टर को देने के बजाय उसे खोलकर पी जाता है। झरने की ऊर्जा फानमो को और भी ऊंचा उठा देती है, जिससे वो एक शक्तिशाली थंडर स्पेल से आर्च वुल्फ पर वार करता है। वो, मिन्ना और बाइमो मिलकर काली बीच में से एक को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि आर्च वुल्फ अपनी स्थिति सुधारता है और मिन्ना को पार फेंक देता है। जब स्टूडेंट्स राक्षसों से लड़ रहे होते हैं, टीचर चुपचाप ऊपर एक रॉक से रेंगते हुए यांग बाई की ओर बढ़ता है। वो यांग बाई को मारने की योजना बनाता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसके पैड्स भी गायब हो जाएंगे। वो उसे अनकॉन्शियस करने के लिए अपने डैजलिंग शार्प मैजिक का इस्तेमाल करता है, जबकि फैनमो फायर और थंडर का संयुक्त हमला करता है। हालांकि यांग बाई इससे बच निकलने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसने हमलों से बचने के लिए सामने जमीन के नीचे एक ब्लैक बीस्ट रखा है। बाई मू के ब्लैक आइस स्वॉर्ड लेकर यांग बाई पर हमला करता है और उस पर एक घातक प्रहार करके बीस्ट को गायब कर देता है। हाई यू की मौत से टीम पर उदासी का बादल छा जाता है और तांग यू उसके शव पर रोती है।
मिस्टर यांग समेत कई गार्ड्स अपने साथी यांग बाई को मरा हुआ देखकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वे उन स्टूडेंट्स पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन फैनमो बताता है कि यांग बाई एक ब्लैक कोरिया सदस्य था जिसने उन पर सबसे पहले हमला किया था। वो बीस द्वारा छोड़े गए ब्लैक पिट्स को सबूत के तौर पर पेश करता है। मिस्टर यांग कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को पूल्स और यांग बाई के शरीर के सैंपल्स वापस सेफ्टी बैरियर तक लाने का आदेश देते हैं। बाकी लोग स्टूडेंट्स को सेफ बैरियर तक पहुंचाते हैं, लेकिन बाहर मामले को सुलझाने का कोई मतलब नहीं है जहां दूसरे मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए 2 सदस्यों को खोने के बाद पायनियर टीम अंततः प्रोटेक्टिव बैरियर तक पहुंच जाती है। वे एक्सेडस टीम को एक संदेश भेजते हैं जो अपनी उपलब्धि का जश्न मनाती है और तेजी से बैरियर की ओर बढ़ने लगती है। इसी बीच गार्ड्स का एक समूह उस सीक्रेट स्प्रिंग के आसपास के इलाके का निरीक्षण करता है जिसके ऊपर टेरेलिकस स्थित है। पूरी परिधि वन आइड वुल्फ्स और कांटों वाले वुल्फ से घिरी हुई है। उनके लिए इमारत तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है। टेरेलिकस को मारना तो दूर की बात है। वे सोच रहे हैं कि पहाड़ की रखवाली करते हुए भी वन आइड वुल्फ्स और दूसरे मॉन्स्टर शहर में कैसे पहुंच गए हैं। उनके दिमाग में बस यही एक संभावित उत्तर आता है कि ब्लैक कोरिया ने स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिसमें महारत हासिल करना सबसे मुश्किल होता है। समूह पीछे हटने ही वाला होता है कि टेरेलिकस उन्हें देख लेता है और एक डेथ रे भेजता है जो उन सभी को भस्म कर देती है। बैरियर के अंदर पायनियर टीम बचे हुए रेफ्यूजीज की भयानक हालत देखती है, जिनमें से ज्यादातर गंभीर रूप से घायल हैं। फैनमो चौकी के इन्वेस्टिगेटर्स के साथ एक बैठक में टीम का प्रतिनिधित्व करने जाता है जो यांग बाई की मौत के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। इटेडी की रिपोर्ट में उसके दिल में सड़ते हुए ब्लैक बीस्ट के लक्षण दिखाई देते हैं। ये संबित करने के लिए कि वो ब्लैक कोरिया का स्पाई था, कोंजो तर्जुन से माफी मांगता है जिसके गद्दार यांग बाई के हाथों से उसके साथियों की मौत हुई थी। वो उससे पूछता है कि चौकी पर मौजूद किसी भी व्यक्ति से पहले उसे यांग बाई पर शक कैसे हुआ। फैनमो जवाब देता है कि उसे उस पर शक नहीं था, बस सतर्क था, और जब वह वाइल तुरंत देने से इनकार करता है तो यांग बाई अपना असली रूप दिखा देता है। कोंजुन उसकी चतुर सोच की तारीफ करता है और वाइल मांगता है। हालांकि फैनमो कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने इसे पी लिया था, जिससे कोंजुन भड़क उठता है और उससे भिड़ जाता है। शांत होने के बाद उसे एहसास होता है कि सीक्रेट स्प्रिंग का अब अस्तित्व ना होना ही बेहतर है और उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य टेरेलिकस को हराना है। कोंजुन अपनी संभावनाओं का आकलन करता है और उसे पता चलता है कि अगर वो आमने सामने लड़ते हैं तो मॉन्स्टर को मारने की संभावना केवल 50% है और अगर उसे टेरेलिकस और आसपास के वुल्फ से लड़ना पड़ा तो ये संभावना घटकर 10% रह जाती है। इसके बावजूद वो अपने मैन को इकट्ठा करता है और उन्हें शहर के लोगों की रक्षा के लिए मरते दम तक लड़ने के लिए प्रेरित करता है। वे अपने विंग्ड बीट्स के साथ टेरेलिकस का सामना करने के लिए बैरियर से बाहर निकलते हैं। फैनमो उन्हें देखकर छत पर ही रहता है। निंगजू जो छत पर आती है उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। मास्टर मुंह उस पर दूसरे स्टूडेंट्स को छोड़कर बैरियर की तरफ भागने का आरोप लगाते हैं। इस बड़े आदमी द्वारा लगातार उसे निशाना बनाए जाने से निराश होकर वह जवाब देता है कि मास्टर मुंह के पास लोगों की मदद करने की शक्ति और प्रभाव होने के बावजूद वह खुद बैरियर से टकरा गया। निंगजू बीच में आकर फैनमो से कहती है कि वह अपने पिता की आलोचना ना करे। फैनमो नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी बीच फैनमो के पिता आखिरकार शहर में उन सभी से मिलने पहुंचते हैं जो अभी तक जिंदा हैं या जो मर गए हैं। एक लाश को अपना बेटा समझकर एक विशालकाय मॉन्स्टर उसका पीछा करता है और उसे कोने में धकेल देता है। चूंकि उसे मैजिक का कोई ज्ञान नहीं है इसलिए वह इसके आगे पूरी तरह असहाय है। शुक्र है कि युक्सिन उसे बचा लेती है और उस मॉन्स्टर पर पानी की बौछार कर देती है। फैनमो द्वारा दी गई पिक्चर से उसे पहचान कर वो उससे पूछती है कि क्या वह उसका पिता है, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो जाता है। युक्सिन ऊपर देखती है और समझती है कि उसे और भी मॉन्स्टर्स का सामना करना है। फैनमो अपने पिता का पता लगाने के लिए मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन रूम में प्रवेश करता है और शिंगचू बैरियर में प्रवेश करता है। अधिकारी चैंग को पेट्रोल टीम से सूचना मिलती है कि मॉन्स्टर्स भूमिगत सुरंगों के जरिए बाओ सिटी में घुस रहे हैं। अगर वे उन टनल्स के द्वार नहीं ढूंढ पाए और उन्हें नष्ट नहीं किया तो मॉन्स्टर्स आते रहेंगे। फैनमो मॉन्स्टर हंटर्स के साथ अपने अभियानों को याद करता है और बताता है कि जब साइक्लोप्स ने उसे स्कूल पर हमला किया और एक स्टूडेंट का अपहरण कर लिया तब इन सुरंगों के संकेत मिले थे। साइक्लोप्स कुशल खुदाई करने वाले होते हैं, इसलिए उनके पिछले हमलों का पता लगाने से उनके द्वारा बनाई गई अंडरग्राउंड टनल्स का पता चल सकता है। फैनमो मॉन्स्टर हंटर से संपर्क करता है ताकि उनके सभी अभियानों के रिकॉर्ड्स देख सके और साइक्लोप्स के पिछले हमलों के स्थानों का पता लगा सके। पता चलता है कि साइक्लोप्स को सबसे ज्यादा बार एपिग्राफ गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में देखा जाता है, जिसका मतलब यह है कि टनल्स का सबसे बड़ा प्रवेशद्वार वहीं हो सकता है। इसके बाद आर्मी मॉन्स्टर हंटर्स के साथ मिलकर अंडरग्राउंड टनल्स की खोज में जुट जाती है। फैनमो इमारत से बाहर निकलता है और अपने पिता की आवाज सुनता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को जिंदा देखकर राहत महसूस करते हैं। पिता बताते हैं कि युक्सिन ने उनकी जान बचाई थी और उन्हें बैरियर तक पहुंचने में मदद की थी। मॉन्स्टर हंटर्स बताते हैं कि उसकी लाश शहर में मिली थी। शायद फैनमो के पिता जैसे दूसरों की रक्षा करते हुए उसकी जान चली गई होगी। ज़ेनजिया एपिग्राफ जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट अपनी व्हीलचेयर के साथ ज्यादा घूम नहीं पाती। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, जिससे फैनमो और उसके पिता उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मॉन्स्टर हंटर्स और कुछ सोल्जर्स स्कूल जाने की तैयारी करते हैं।
फैनमो अपनी बहन को ढूंढने की उम्मीद में उनके मिशन में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है और उनके मिशन में दखल ना देने का वादा करता है। जेंजिया बेसमेंट में आम नागरिकों के एक समूह के साथ छिपी हुई है। वे घबरा जाते हैं क्योंकि अगर वे सेफ्टी बैरियर की ओर नहीं बढ़े तो अंततः मॉन्स्टर्स उनका पीछा करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। जिस व्यक्ति ने जेंजिया को वन आइड वुल्फ से बचाया था वह बैरियर तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स का उपयोग करने का सुझाव देता है क्योंकि उनमें कोई मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए। वह टनल्स को अच्छी तरह जानता है क्योंकि वह सालों से पाइपलाइन में काम कर रहा था। ये सोचकर कि यह एक अच्छा विचार है, सभी लोग पास की अंडरग्राउंड पाइपलाइन की ओर दौड़ पड़ते हैं। हालांकि समूह में एक एपिग्राफ स्टूडेंट पीछे रह जाती है और उनसे जेंजिया को साथ लाने में मदद करने के लिए कहती है। वे सभी एक अपंग लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से इनकार कर देते हैं और पाइप्स इतने संकरे हैं कि व्हीलचेयर भी नहीं आ सकती। उनके जाने के बाद लड़की जेंजिया को अपने साथ ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन जेंजिया जिद करती है कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए। आखिरी एहसान के तौर पर वह लड़की से कहती है कि जब वह सेफ्टी पेरीमीटर तक पहुंचे तो वह अपना ब्रेसलेट फैनमो नाम के एक लड़के को दे दे और उससे बता दे कि वह मर चुकी है और वह उसकी जगह रहना जारी रखे। लड़की के जाने के बाद जेंजिया बेसमेंट में रखे बक्सों की तलाशी लेती है और एक चाकू उठाती है। कुछ मिलिट्री पर्सनल और मॉन्स्टर हंटर्स से बनी स्पेशल टीम स्पेशल कार में शहर भर में घूमती है जिसमें ऐसा इंजन लगा है जो मॉन्स्टर्स को पकड़ने से रोकता है। हालांकि स्कूल की ओर जाने वाली सड़क का एक हिस्सा अवरुद्ध है। वे बाकी रास्ता पैदल तय करने का फैसला करते हैं। मॉन्स्टर हंटर का पवान मिस इलाके का पता लगाता है और अपने लेवल 3 फ्लोटिंग शैडो क्षमता से हमला करने की कोशिश कर रहे 2 साइक्लॉप्स को सफलतापूर्वक उड़ा देता है। ऑफिसर चैंग स्टार ट्रेक लेवल आइस मैजिक का इस्तेमाल करके एक ही बार में कई साइक्लॉप्स को मार गिराता है। ये लोग असली हैं। स्कूल की ओर जाते हुए उन्हें गली से चीखें सुनाई देती हैं। फैनमो सहज ही उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऑफिसर चैंग उसे रुकने का आदेश देते हुए कहते हैं कि उनका मिशन स्कूल में अंडरग्राउंड टनल्स ढूंढकर उन्हें नष्ट करना है। लोगों की जान बचाने के बजाय एक आदमी खून से लथपथ सीवर से बाहर निकलकर टीम के पैरों पर गिर पड़ता है। वह और बाकी लोग बेसमेंट के लोग थे। वे सीवर सिस्टम में बनी अंडरग्राउंड टनल्स का उपयोग करके बच निकलते हैं, ये सोचकर कि वहां कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन असल में सीवर साइक्लोप्स का बसेरा है। ये लोग मौत के मुंह में चले गए। फैनमो एक स्कूल गर्ल की लाश देखता है जिसके हाथ में वही ब्रेसलेट है जो उसने जेंजिया को उसके 16 बर्थडे पर तोहफे में दिया था, जिससे उसे लगता है कि यह जेंजिया है। वह लाश की ओर दौड़ता है और पाता है कि यह उसकी बहन की नहीं है, लेकिन यह भी संतुष्ट करता है कि ब्रेसलेट जेंजिया का ही है। इसका मतलब यह होगा कि ये लड़की सीवर में साइक्लॉप्स द्वारा हमला किए जाने से पहले जेंजिया से मिली थी। इसके अलावा अभी अभी मरा हुआ आदमी एपिग्राफ मॉल के सुपरमार्केट यूनिफॉर्म में था। ये सुराग इस ओर इशारा करते हैं कि जेंजिया मॉल में कहीं मौजूद था। एक खास किशोर फैनमो को शुभकामनाएं देता है और वे अलग हो जाते हैं। मैजिकल गियर में तब्दील होकर फैनमो सुपरमार्केट की ओर बढ़ता है। जेंजिया सुपरमार्केट में चुपके से घूमती है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। साइक्लॉप्स में से एक उसे देख लेता है, लेकिन वह अपनी व्हीलचेयर छोड़कर एक रेफ्रिजरेटर में घुस जाती है। मॉन्स्टर उसकी व्हीलचेयर को नष्ट कर देता है। उसे उम्मीद होती है कि वह किसी व्यक्ति को देखेगा, लेकिन निराश होकर लौट जाता है। 2 ब्लैक हुडेड क्यूरिया मेंबर्स, जिनमें से एक की नाक बड़ी है और दूसरा पूरे आर्मर में, छत के ऊपर से शहर की स्थिति पर नजर रखते हैं। क्योंकि सेना को एपिग्राफ जूनियर हाई स्कूल के एंट्रेंस के बारे में पता है, तो वहां सुरंग को नष्ट करने से पहले उन्हें मारना जरूरी है। दोनों तय करते हैं कि ज्यादातर मेंबर्स को मॉन्स्टर्स के हाथों मरने देना और बाकी सदस्यों के कमजोर होने पर उनकी देखभाल करना बेहतर है। उन्हें दूर से एक तेज बिजली गिरती हुई दिखाई देती है। पूरे आर्मर वाला उसे पहचान लेता है और दूसरे को पीछे रहने को कहता है, क्योंकि वह खुद थंडर मिस को मार रहा है। आपने सही अनुमान लगाया, थंडर मिस फैनमो था। वह गरजते हुए मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन एक शैडो उसे घेर लेती है। फैनमो उसे चकमा देकर मॉल में घुस आता है। आर्बर मैन उसके ऊपर एक बीम पर खड़े होकर उसे शैडो को चकमा देने के लिए प्रशंसा करता है। फैनमो पूछता है कि वह कौन है। वह आदमी धीरे से अपना मास्क उतारकर खुद को ANG के रूप में बताता है, जिसे फैनमो ने ड्यूल में हराया था। क्या आपने ये आता हुआ देखा था? वह बताता है कि उसने अपने अडल्ट प्रोग्राम के दौरान सीक्रेट स्प्रिंग तक पहुंचने के लिए मास्टर मू की बुलिंग और दुर्व्यवहार को 10 साल तक झेला। वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब था, लेकिन फैनमो ने उसकी सारी योजनाएं बिगाड़ दी और ANG ब्लैक क्यूरिया के अपने मिशन को पूरा करने में विफल रहा। उन्होंने उसकी विफलता की सजा उसके भाग्य के आधे हिस्से को हमेशा के लिए डरा कर दी। अगर फैनमो ना होता तो शहर पहले से ही तबाह हो चुका होता और ANG अब तक किसी ऊंचे पद पर पदोन्नत हो चुका होता। अपनी कुंठाओं को उंगालने के बाद ANG ब्लैक ऑर्ब निकालता है, जिससे वह ब्लैक पिट्स छोड़ता है और हर एक पिट से एक ब्लैक बीस्ट की सवारी मिलती है। फैनमो अपने दोनों एलिमेंट्स का उपयोग करके उस बीस्ट से भाग जाता है। बड़ी नाक वाला मेंबर ANG को फोन करके बताता है कि सेना स्कूल पहुंच गई है और उन्हें अपना ध्यान वहीं लगाना होगा। ANG पहले आने से इनकार करता है, क्योंकि वह फैनमो की मौत अपनी आंखों से देखना चाहता है, लेकिन एक और सजा के डर से वह फैनमो को खत्म करने के लिए अपने पेट्स को पीछे छोड़ देता है।
फैनमो जानवरों से बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन आखिरकार घिर जाता है। वह खुद को सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम में बंद कर लेता है, जहां वह एक स्क्रीन पर एक टूटी हुई व्हीलचेयर देखता है। ऊपर की स्क्रीन पर वह सुपरमार्केट के एक रेफ्रिजरेटर में जेंजिया को छिपी हुई देखता है। फैनमो को याद आता है कि कैप्टन ने उसे सिखाया था कि साइक्लॉप्स की नज़र कमज़ोर होती है और वे हीट सिग्नल्स का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से अपनी आंखों पर निर्भर करते हैं। इसलिए अगर आप उनसे छुपना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय आइस मैजिक का इस्तेमाल करना है। तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद जेंजिया इतनी चतुर थी कि पकड़े जाने से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर में छुप गई। ब्लैक बीस्ट्स इस पूरे टाइम दरवाजे पर जोर जोर से मारते रहे, जिससे दरवाजा टूट गया। इसी साथ में इस सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर हम एंड करते हैं। और इसमें हमने 1.5 सीजन को कवर कर लिया, लेकिन अभी इस सीरीज के 5 सीजन हैं, तो इसीलिए इसको 3 पार्ट में हम पूरे ही खत्म करने वाले हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना आखिर ये पार्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि आज से 2 दिन बाद इसका पार्ट 2 आने वाला है। बस अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं जल्दी भी ला सकता हूँ। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट, और ये सीरीज कैसी लगी वह भी लिख सकते हो। और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि जब इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप तक उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो चलो मिलते हैं आप 2 दिन बाद इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में।